सा मोबाइल को प्लीज कोऑपरेट करें। नहीं नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं करना। नहीं नहीं हाथ मत लगाओ उसको। नहीं नहीं कुछ नहीं, नहीं छूना नहीं, छूना नहीं। ये भारत का माइक है, दूर ये हो जाएगा, हो जाएगा। क्या तकलीफ आ रही है? पूरी बंद करनी है तो मोबाइल को बंद करो ना। कर दो, क्या बंद करना, करो करो। अभी और कुछ आ रही है क्या? कर दो, एक बार और करो। ब्लूटूथ हटा दो ना, ब्लूटूथ बंद कर दो आपका। ब्लूटूथ हटा दोगे तो वो उधर आवाज नहीं आएगी। कर दो, कर दो। चलो करें शुरू। यस। 3 निवेदन है आपसे, थोड़ा सा ध्यान से सुने। पहला ये है कि अगली 6-7 रो तक जिनके पास मोबाइल है, विशेष निवेदन। हाँ, बहुत अच्छी चीज नहीं है ये। अगर आपको डाउट हो तो हमारे देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, आप उनकी हिस्ट्री उठाकर देखो, उन्होंने आज तक मरते टाइम तक मोबाइल साथ नहीं रखा। वो मोबाइल को कहते थे ये जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन है। उनके घर वालों को भी बात करनी होती थी ना तो उनके पीए के मोबाइल से किया करते, वो रखते ही नहीं थे। कहते मोबाइल हाँ टेक्नोलॉजी है, लेकिन टेक्नोलॉजी का हमें यूज सही आना चाहिए। मोबाइल आज की जरूरत है, लेकिन अगर किसी टेक्नोलॉजी के फायदे हैं तो उसके नुकसान भी है। फायदा क्या है इसका? एक फायदा है आप कभी भी किसी से कहीं भी बात कर सकते हो। यस। नुकसान समझे? यस। आपकी पत्नी को पता रहता है आप अभी कहाँ हैं। तो थोड़ा सा आपके ऊपर कोई मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, आप लोग आगे ना बैठे, आप लोग थोड़े से पीछे बैठे। और आखिरी निवेदन यह है कि जब तक हम बात करें जब तक आप लोग बैठे। कंडीशन नहीं है कितनी देर बैठना है, लेकिन कितनी देर बैठना चाहिए पहले ये समझते हैं। आप जब सब्जी खरीदने जाते हैं, मान लो टमाटर 100 रुपए केजी है, गुप्ता जी। यस। आपने उसको 100 रुपया दिया और वो आपको 500 ग्राम टमाटर देने लग जाए, क्या करोगे? भैया पूछेंगे हैं? पूछेंगे उससे हाँ कि यार ये टमाटर भाई हमने 100 रुपए दिए तो तू 100 के बदले 100 का तो दे। ये समझदारी है। अगर 500 लेकर आ गए तो घर वाले पता आपको आकर क्या कहेंगे? तुम्हें उसने बेवकूफ बना दिया। यस। और कई बार आप पेट्रोल पंप पे देखना, वो मीटर को जीरो नहीं करता। 20 का पेट्रोल भर चुका, आप कहते हो 50 का भर दो, वो वहीं से मीटर चालू करता है, पेट्रोल 30 का ही आता है। और जब वो गाड़ी 20-30 किलोमीटर जाने के बाद बंद हो जाती है, आप कहते हो यार पेट्रोल 50 का भरवाया था, गाड़ी 30 किलोमीटर चली। तो आपका दोस्त बोलता है तूने ध्यान नहीं दिया, उसने तेरे को बेवकूफ बना दिया। तो अगर टमाटर आधा किलो लिया है तो फिर हम बेवकूफ बन गए। तो समझदारी क्या है? जितने रुपए दिए उतना टमाटर लो। ये है समझदारी, है ना? और उससे ज्यादा समझदार कौन है? जो बाद में कहता भाई साहब 3-4 हरी मिर्ची भी डाल दो यार, क्या फर्क पड़ रहा है? उससे ज्यादा समझदार। यस। और समझदार क्या? भाई साहब 2-4 हरा धनिया का पत्ती डाल दो, थोड़ा टेस्ट आ जाएगा सब्जी में। ये उससे ज्यादा समझदार। तो आज आपने 150 रुपया खर्च किया है। यस। ज्यादा लेके जाएंगे। कितना खर्च किया? 150। गया मोबाइल गया। 2 मोबाइल है। प्रणब मुखर्जी ने तो एक भी नहीं रखा। क्या बात, चलो ग्रेट। तो 150 वसूल करने जाएंगे तो हम आपसे बीच बीच में पूछते रहेंगे पैसे पूरे हो गए या बचे हैं। जब तक आप कहेंगे बचे हैं तब तक हम बात करेंगे। जैसे आप कह देंगे हिसाब बराबर हो गया, मीटिंग को उसी समय बंद कर देंगे, है ना? क्योंकि हमें भी जाना है, कल मंसूर है प्रोग्राम। नाम दिनेश चौधरी है। बहुत सारे लोग हैं जो शायद हमें पहली बार सुन रहे होंगे। नाम दिनेश चौधरी, यूपी मुरादाबाद में जन्म हुआ,
किसान परिवार में। 100 बीघे जमीन थी। पिताजी अकेले थे, दादाजी अकेले थे, परदादाजी अकेले थे। हमारे पिताजी के हम 4 बच्चे हुए। तो फादर को थोड़ा सा पॉलिटिक्स का बहुत शौक था। हमारे यूपी में प्रधान बोलते हैं, एमपी में सरपंच बोलते हैं। यस। पद बराबर है, लैंग्वेज डिफरेंट है। ये बच्चा प्लीज जिनके साथ है, अगर इसके पिताजी आए हैं तो आप उनके सुपुर्द कर दें। मनुष्य का जन्म इसीलिए हुआ है। हाँ, कोई बात नहीं सर, आदमी का जन्म इसी। हाँ, मतलब आदमी है ये। हाँ। अच्छा, चलो चलो प्लीज चले आगे। तो फादर को शौक था, दादाजी को अच्छा नहीं लगता था। दादाजी बार बार ये बोलते थे, बेटा अगर मैं 2 बच्चे होते, खेती कर लेता, 100 बीघे खेती है, तेरे 4 बच्चे हैं, इन्हें कौन पढ़ाएगा, बड़ा करेगा, और तू भी राजनीति में लगा रहता है। तो राजनीति एक करने का भी रास्ता अलग अलग होता है, लेकिन एक समाज सेवा भी होती है, एक कई सेवाएं हैं राजनीति में, क्योंकि हम मानव अधिकार में है तो हम दिल्ली से कनेक्ट हैं। यस। तो कई सेवाएं चलती हैं। तो इतने शौकीन थे राजनीति के कि बारिश हो रही है, खेत के अंदर धान और गेहूं कटा पड़ा है, तो वो खेत की तरफ नहीं जाते थे, जिधर सभा होती थी उधर जाते। तो दादाजी गुस्सा करते थे। जब तक वो जिंदा रहे चुनाव लड़े, और जब तक जिंदा रहे जब तक जीते। एक बार गलती से 4 वोट से हार गए। उसके बाद वो लखनऊ गए, वहां 10 दिन रुके और 6 वोट से जीतकर वापस आ गए। इससे आपको ये अंदाज हो सकता है कितना इंटरेस्ट होगा। कैसे जीते, हम तो छोटे थे, हम नहीं जानते। पर बहुत लोग हमसे पूछते हैं ये कैसे हुआ। हमने कहा इसी को राजनीति बोलते हैं। इसको राजनीति। तो हमारे दादाजी जब वो गांव वापस आए तो हमारे दादाजी ने गांव वालों को कहा ये रियल में हारा था, केवल जीत कर आया है। ये रियल में हारा था, केवल जीत कर आया है। जीते कैसे होंगे, जो आज हमें समझ में आता है। उस समय तो हम बच्चे थे, अब हम दिल्ली से कनेक्ट हैं, तो अब हमें समझ में आता है कैसे जीते होंगे। उन्होंने कहा होगा मैं रिकाउंटिंग कराना चाहता हूं, मेरे को डाउट है। यस। तो सामने वाले ऑफिसर ने कहा होगा इसके लिए कई परमिशन लेनी पड़ती हैं, ये इजी वे में रिकाउंटिंग नहीं होती। तो फिर शायद उन्होंने कहा होगा इस साल के 20 बीघे की फसल तुम्हारे नाम। तो फिर शायद ऑफिसर ने ये कहा होगा 20 बीघे की दे ही रहे हो तो 10 की और दे दो, फिर तो वोट भी बढ़ सकते हैं। ऐसा लगता है। अब क्या हुआ ये तो हमें नहीं पता। जो भी हुआ, उस परिवार में जन्म हुआ। गांव में उस समय आप देखते हो ज्यादा पढ़ाई का चलन नहीं था, और ज्यादा बड़े छोटे बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजते थे। हमें याद है हम लगभग 6 साल के आसपास होंगे, हमें स्कूल में जमा कराया गया। और उस समय बच्चे जमा ही कराए जाते थे, कौन मर्जी से जाता था। और हमारे फादर हमें ले गए, हर उन्होंने हेड मास्टर साहब को कहा, उस समय प्रिंसिपल नहीं हुआ करते थे, बोले ये मेरा बच्चा है, इसको पढ़ाओ, पढ़ने में ठीक ठाक हो इसको हर साल क्लास बदलवाना, पढ़ने में कमजोर हो तो इसको एक क्लास में और रखना, फिर क्लास बदलवाना। और आखिरी लाइन बोल गए मैं इस गांव का सरपंच हूं। अब आप इनडायरेक्ट समझ गए होंगे, वो एक प्रेशर था। तो हेडमास्टर साहब को भी बात अच्छी लगी, उन्होंने 10वीं तक हमें 18 साल पढ़ाया। और उसके बाद एक दिन उन्होंने गांव में खबर भिजवाई कि सरपंच साहब को भेजना। हमारे फादर आए और उनको कहा या तो आप इस बच्चे को इस स्कूल से ले जाओ या फिर ये स्कूल हम यहां से ले जाएं। ये इनडायरेक्ट इंसल्ट थी, ये उसी का जवाब था मैं इस गांव का सरपंच हूं।
ये उसी का इंडायरेक्ट जवाब था। उनको भी अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा स्कूल मत ले जाओ, इस नालायक को मैं ले जा रहा हूं। और वहां के बाद पढ़ाई का कैरियर खत्म हो गया। ऐसा बहुत लोग मानते हैं कि कम पढ़े लिखे लोग सफल नहीं हो सकते। ये हमारे भारत की बहुत गलत फहमी है, और इसी गलत फहमी के जरिए आज बच्चे की मानसिक और शारीरिक विकास खत्म हो गया। आज आपको पता है बच्चा किस एज में स्कूल जा रहा है? 2.5-3 साल में चले जाता है। 5 से 4 आया, 4 से 3 आया, 3 से 2.5 आया, 2.5 से भी 2 आ गया, और 2 साल में उसको प्ले स्कूल में भर्ती कराया जाता है। यस, अभी एक प्ले स्कूल चालू हुआ, इधर है नहीं? आ गया प्ले स्कूल। प्ले स्कूल का क्या अर्थ है? खेलने वाला, खेलने की जगह। तो वो बच्चा घर में चुनाव लड़ता, घर में क्या करता? वो चुनाव लो, खेलता। वहां क्या किया? घर में वो माता पिता के साथ खेलता, वहां वो अनजान लोगों के साथ खेलता है। इसीलिए आज की तारीख में देखना, आजकल के बच्चों का अपने माता पिता के साथ इमोशनल अटैचमेंट कम हो गया। ये सबसे बड़ा कारण है। यस यस सबसे बड़ा यस कारण है। यस यस जब उस बच्चे में आपका प्यार जाता, यस, आपका उसमें जाता, उस समय वो आपसे कनेक्ट ही नहीं था। और आपने क्यों भेजा उसको जल्दबाजी में? पढ़ लेगा तो नौकरी करेगा, इस सब्जेक्ट पे तो भी आगे आएंगे, इसलिए भेजा। इसलिए अभी घर में देखना, अगर माता पिता बच्चे भी हैं तो वो आपसे ज्यादा बात नहीं करता, या तो चुपचाप बैठेगा या पढ़ेगा या फिर मोबाइल से बात करेगा। यस, क्योंकि आपने वो एज खो दी। अभी हमारा पोता 8 साल का है, 3 साल से वो स्कूल जा रहा है। 5 साल बाद हमने उसका एडमिशन होने दिया। हालांकि वो माता पिता भी बड़े नाराज हुए, सब नाराज हुए, लेकिन उनको पता था फीस हमें भरनी है, तो वो ज्यादा बोले नहीं। ज्यादा नहीं बोले, लेकिन वो अंदर अंदर बहुत नाराज थे। एक दिन उसकी माँ ने, जब ज्यादा सहन नहीं होता तो आदमी कभी कभी बोल उठता है, तो उसने कहा पापा जी आप नहीं समझते, वो भी पढ़ी लिखी है, आजकल बिना पढ़ाई के काम नहीं चलता। आपका जमाना अलग था, आपके जमाने में बगैर पढ़ाई के आदमी आगे बढ़ सकता था, आज बिना पढ़ाई के नहीं बढ़ सकता। तो हमने उसको ज्यादा तो बात नहीं की, हमने उसको एक ही लाइन में जवाब दिया, बगैर पढ़ाई के काम चल रहा है कि नहीं? यस, चल रहा है कि नहीं? यस। हमने कहा ये कितना भी बड़ा ऑफिसर बन जाए, ये हमारी बराबर पैसा नहीं कमा सकता। सही बात, क्या बात है। आज हम भारत सरकार को हर महीने 1,05,000 रुपए इनकम टैक्स देते हैं, हर महीने। यस, हमने कहा जितना हम हर महीने टैक्स देते ना, इतनी तो इसकी जॉब भी नहीं लगेगी। वो तो अभी आगे बात करेंगे जॉब का होने क्या वाला है। लेकिन ठीक है, आज प्रश्न आता है कि हम सब यहां क्यों आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक आपकी ये चीज क्लियर नहीं होगी, आप जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो आपकी खेती हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे वो आपकी दुकान हो, कुछ भी हो, चाहे वो आरसी में क्यों ना हो। 90% लोगों का भारत में ये क्लियर नहीं है, नहीं पता उनको। काम कर रहे हैं, आरसीएम भी कर रहे हैं, बहुत लोगों को अभी भी नहीं पता आरसीएम करना क्यों है, इसलिए कर रहे हैं। और रिश्तेदार ने कर लिया, उन्होंने ज्यादा प्रेशर दिया तो मैं भी आ गया। तो भी आप आरसीएम बड़ा नहीं कर पाए। चलो थोड़ा सा ध्यान से, इतना आए लाइट, ध्यान से सुनेंगे तो आवाज आ जाएगी। आ रही है? यस। बस थोड़ा आप सुनने में मेहनत करो, हम थोड़ा बोलने में करते हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे क्यों। आप एक बच्चे से पूछो जो स्कूल जाता है, स्कूल कैसे जाते हो, कैसे के लिए आपको सब बताएंगे। आरसीएम भी कैसे किया जाएगा ये बता देंगे।
खेती कैसे की जाती है कोई भी बताए, करनी क्यों है? करना क्यों? आप एक बच्चे से पूछो स्कूल कैसे जाते हो, वो बताएगा ना सुबह उठता हूँ, फ्रेश होता हूँ, ब्रश करता हूँ, चाय पीता हूँ, Yes. फिर मेरा लंच टिफिन लेके स्कूल चला जाता हूँ, फिर मेरी बस आती है, रिटर्न आ जाता हूँ, 2 दिन कोचिंग पढ़ता हूँ, रात को सो जाता हूँ। यस 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 सर, उसको पूछो पढ़ क्यों रहे हो, यस। तो पता है क्या क्या जवाब आएंगे? सब पढ़ रहे हैं इसलिए मेरे को भी पढ़ना पड़ना। सच्चाई है, ये सही जवाब है। और क्या जवाब आएगा? माता पिता का थोड़ा प्रेशर है, वो कहते हैं पढ़ना पड़ा, स्कूल जाना पड़ा। और तीसरा जवाब क्या आएगा? ऐसा भी जवाब आएगा, बोले मैं उसको ढूंढ रहा हूं जिसने ये स्कूल बनाए हैं। सही है, आएगा। आपको क्या लगता है इस बच्चे का भविष्य उज्जवल है? नहीं, इन तीनों बच्चों का भविष्य अंधकार में है। तो आज पहले इसको क्लियर करते हैं। आप आरसीएम में अगर आए हैं, अगर आपका क्यों क्लियर और मजबूत नहीं है, अच्छा ये क्यों किसी का किसी को मैच नहीं होता, ये सबका अलग 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 अलग। यस यस। थोड़ा पहले आज क्यों को समझते हैं। एक बार क्या हुआ, अगर क्यों क्लियर हो जाए तो आदमी क्या बन सकता है और नहीं हो तो क्या बन सकता है। एक लड़का था, उसके पिताजी टीचर थे तो स्वाभाविक बच्चे पे उन्होंने पढ़ाया, बच्चा पढ़ने के बाद प्रोफेसर बन गया। वो टीचर थे, उनकी पत्नी भी पढ़ी लिखी थी, बच्चा प्रोफेसर बन गया, बच्चे की शादी हो गई फाइनल। बच्चे को नहीं पता था, पहले पता भी नहीं होता था। पहले आपको पता है, पहले जमाने में माता पिता ही फाइनल करते थे। यस, हाँ, है ना, बस। व्यक्ति को तो बहुत बाद में पता लगता है। हाँ, बिल्कुल सही। हालांकि आजकल माता पिता को बहुत बाद में पता लगता है। अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट बदल गया। तो शादी के 3-4 दिन बाद जब उन्होंने अपनी पत्नी से थोड़ा सा, जब वो कंफर्टेबल हो गई, क्योंकि आने के बाद एकदम थोड़ा सा 2-3-4 दिन बाद उन्होंने अपनी पत्नी को पूछा, प्रोफेसर साहब ने, कहां तक पढ़ी हो? हाँ, तो पत्नी का जवाब था, ये पढ़ाई क्या होती है? तो वो समझ गए ये अनपढ़ है। हाँ, अनपढ़ वो समझ गए ये अनपढ़ है। तो उनको ये अच्छा नहीं लगा कि मेरे परिवार में सब पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, लेकिन जब कहीं जाएंगे, कोई इंट्रोडक्शन होगा किसी भी फैमिली में, तो थोड़ा सा उनको लगा मेरी इमेज डाउन हो जाएगी कि यार तुम इतने पढ़े लिखे हो के ये क्या हो गया ये। तो उन्होंने पत्नी को कहा, तुम्हें पढ़ना चाहिए और मैं पढ़ाऊंगा, मैं प्रोफेसर हूं। पत्नी बोली, पढ़ना होता तो मैं 30 साल पहले पढ़ लेती। यस। अब शादी के बाद पढ़ूंगी, क्या कहेंगे लोग? बोले लोगों को छोड़ो, मैं पढ़ाऊंगा ना तुम्हें। लेकिन पत्नी का इंटरेस्ट पढ़ने में नहीं था और वो बार बार फॉलो अप लेती थी, जैसे आप भी लेते हो ना। अब रिश्तेदार की इच्छा नहीं है आरसीएम करने की, लेकिन आप कहते हो यार तुम समझ ही नहीं रहे, मैं कह रहा हूं। प्रोफेसर साहब भी यही कह रहे थे। अब पत्नी को भविष्य नहीं पता, आपके रिश्तेदार को भी आरसीएम का भविष्य नहीं पता, और आप जानते हो भविष्य, इसलिए आप प्रेशर देते हो। ऐसे ही प्रोफेसर साहब प्रेशर दे रहे थे, लेकिन पत्नी जिद पे अड़ी थी। बोले देखो आप परेशान मत करो, पर उनकी भावना थी पढ़नी चाहिए, जैसा आपकी भावना होती है दोस्त पढ़ना, आरसीएम में आना चाहिए। यस। एक दिन जब पत्नी को ज्यादा गुस्सा आया तो उसने कहा, क्या आपको मेरे हाथ का ताजा ताजा खाना अच्छा नहीं लगता? हो गया नहीं, पहले भी बंद ही किया था, वो तो बच गया। पहले भी बंद ही किया। तो प्रोफेसर साहब ने कहा, क्या कहना चाहती हो? बोले मैं 3 दिन का इकट्ठा खाना बनाऊंगी, जब इच्छा हो खा लेना। तो उनको लग गया ये गुस्से में है, मैं पढ़ाई, तो उन्होंने प्रयास करना बंद कर दिया। जैसे कई बार जब आपका दोस्त कहता है या तो दोस्ती रख ले
हाँ या फिर ये कर लूंगा। एक बता, ये कर लूंगा तो मेरे को फोन भी मत लगाना, और चाहता है दोस्ती पक्की रहे तो नाम मत लेना। तो प्रोफेसर साहब ने भी पढ़ाई का नाम लेना बंद कर दिया, लेकिन अंदर की भावना थी, वो तो आपकी भी रहती है यार, Yes. कि बाद में पछताएगा। बिल्कुल। यस यस बिल्कुल। उनके 2 बच्चे हुए, जुड़वा बेटा और बेटी। जब वो 10 साल के हो गए तो प्रोफेसर साहब ने अपने बच्चों को पढ़ाया अच्छा, क्योंकि वो तो पढ़े लिखे थे। तो उन्होंने एक दिन अपने बच्चों से कहा, बेटा मम्मी को तुम समझाओ ना एक बार, क्योंकि माँ बच्चे को लाड करती है, हो सकता है समझ जाए, यस एक बार कोशिश करो। मैंने तो बहुत की। तो एक दिन बच्चों ने कहा, माँ तुम्हें नहीं लगता हमारे परिवार में आपके अलावा सब पढ़े लिखे हैं? बोले मेरे को पता है, और ये भी बात पता है ये तुम्हें किसने कहा है। तो बेटा तुम्हें भी जल्दी जाना है क्या बोर्डिंग? वो बच्चे समझ गए, बोले मां नहीं पढ़ेगी। बोले मैं सोच रही थी 10 साल बाद भेजूं, हाँ, अभी जाना है क्या? अभी भेज देंगे। तो बच्चे चुप हो गए। उन्होंने पिता को कहा, पापा कोई मतलब नहीं है, प्रयास मत करो। बात खत्म हो गई। यस 10 साल निकले, महिला 50 साल की हो गई, बच्चे बोर्डिंग चले गए। लेकिन उनके अंदर अभी भी भावना थी, पढ़ने की। पढ़नी चाहिए। आपकी आखिरी तक रहती है ना, रिश्तेदार आरसी में आना चाहिए, हाँ। या ये दोस्त आना चाहिए, वो नहीं समझता। 50 साल बाद अचानक प्रोफेसर साहब घर आए और बोलते हैं, मैं 20 दिन के लिए सरकार की ट्रेनिंग पे जा रहा हूं। टीचर थे वो, परियार सर की तरह, और बोले मेरे कपड़े पैक करो। पत्नी को डाउट हुआ कि बोले आप 1 दिन के लिए कभी बाहर जाते हो तो मेरे से 3 दिन पहले बताते हो, और 20 दिन के लिए जा रहे हो, अचानक आए और बैग पैक कर दो। तो उसे थोड़ी शंका हुई, पर वो कुछ बोली नहीं, चुप रही। वो चले गए। 2 दिन बाद प्रोफेसर साहब की बेल बजी, पत्नी अंदर से आई। बाहर एक 27 साल की महिला खड़ी। उसने पूछा प्रोफेसर साहब है? बोले नहीं है। कहां गए? 200 किलोमीटर दूर ट्रेनिंग के लिए गए। कब गए हैं? परसों गए। बोले परसों गए? कल तो मार्केट में मिले थे, साथ में चाय पी, आज मिलने का वादा किया था। नहीं मिले तो इसलिए मैं ढूंढते ढूंढते घर आई हूं। अब उसका जो डाउट था वो विश्वास में बदल गया। उसको जो शक था पहले दिन वाला, वो उसका विश्वास में बदल गया। लेकिन वो कुछ बोली नहीं। चलते समय उस महिला ने अपनी जेब से एक चिट्ठी निकाली और बोलती है, जैसे वो आए उनको दे देना और उनको कहना अकेले में ही पढ़े, और तुम में से कोई मत पढ़ना। उसका विश्वास और पक्का हो गया। अब उसके मन में 2 विचार आए। पहला, ये चिट्ठी में पड़ोसियों से पढ़वा लूं, यहां कोई है नहीं। फिर उसको लगा अगर इसमें कुछ भी गलत लिखा हुआ तो मेरे पति की वैल्यू पड़ोस में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दूसरा विचार आया, बच्चों से पढ़वा लो। फिर उसको लगा अगर कुछ गलत लिखा हुआ तो पिता की वैल्यू बच्चों के अंदर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उसने वो चिट्ठी चुपचाप ली, अलमारी में जहां उसके कपड़े रखे थे कपड़ों के बीच में छिपा दी। उसने फोन किया अपने बच्चों को, बेटा बोर्डिंग में छुट्टी कब होगी? बोले मां 2 दिन की छुट्टी है, आ सकते हो? हाँ। क्या अर्जेंट है? बोले पहले आओ। बच्चे आए। क्या हुआ मां अचानक? बोले बेटा मैं पढ़ना चाहती हूं। मैं पढ़ना चाहती हूं। मां अचानक 50 साल की उम्र में? हाँ मैं अब पढ़ूंगी। माँ जब हमने इतनी बार कहा, बोले जब कहा जब नहीं आया समझ में, मेरे अब आ रहा है आरसी में समझ में, तो क्या करेंगे? मेरे तो अब लगा पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहती थी वो? उसको चिट्ठी पढ़ना था। चिट्ठी पढ़ना उसका क्यों क्लियर था।
उसे वो चिट्ठी पढ़नी थी केवल, और कुछ नहीं। उसे मैथ नहीं पढ़ना था, कुछ नहीं, उसे सिर्फ इतना पढ़ना था, उसे वो चिट्ठी पढ़नी थी। बच्चों ने कहा माँ अब पढ़ाई नहीं हो सकती। नहीं पढ़ाओगे तुम? माँ तुम समझो 2 दिन बाद एग्जाम है, वो तो तुमने अर्जेंट बुलाया तो आ गए। बोले तुम्हारे पिता से पूछो, वो पढ़ाएंगे। उन्होंने पिता को फोन लगाया, उन्होंने कहा मेरे पास जॉब का प्रेशर बहुत है, मैं नहीं पढ़ा सकता। जब पढ़ाने का बोला टाइम था तो पढ़ी नहीं है, मना कर दो, कोई नहीं पढ़ाई उड़ाई होगी। तो वो बोलती है मेरा कोचिंग लगवाओ। तो बच्चे बोले माँ एग्जाम का टाइम है, कोचिंग पढ़ाने घर कोई भी नहीं आएगा। बोले मैं पढ़ने जाऊंगी। बोले माँ 3 किलोमीटर दूर पढ़ाया जाता है, 6 किलोमीटर आने जाने में लगेंगे, स्कूटी तुम्हें चलानी नहीं आती। बोले मैं पैदल जाऊंगी, लेकिन मैं पढ़ूंगी तो पढ़ूंगी। पिता ने कहा जब नहीं जिद पे अड़ी है, जब पहले भी जिद पे ही अड़ी थी, नहीं पढ़ने की जी। नहीं पढ़ूंगी, अब अड़ी है तो लगा दो कोचिंग। अब वो रोज 3 किलोमीटर जाती आती। अब उसकी पढ़ने में इतनी लगन थी, क्योंकि उसका क्यों मजबूत था। यस। वो 16 दिन में पढ़ना सीख गई। कितने दिन में? 16 दिन में। क्या पढ़ना सीख गई? ये क्या लिखा है, और उसे उतना ही चाहिए था। हाँ उतना ही। उसे जरूरत ही इतने की थी, क्या लिखा है। 16 दिन बाद वो घर आई, उसने अपनी अलमारी खोली, अलमारी में से वो चिट्ठी निकाली और उसको खोल के पढ़ा। तो उस चिट्ठी में लिखा था ये सब नाटक तुम्हें पढ़ाने के लिए की गई है। क्या बात है। ये इस हॉल में जो नाटक की जाती है, ये किसी को कुछ कह के लाया गया है, किसी को कुछ कह के लाया गया है। सिर्फ ये नाटक आपको इस अभियान में कामयाब होने के लिए की जाती है। और इस अभियान में वो ही आदमी उतना कामयाब होगा जिसका क्यों क्लियर है और कितना मजबूत है। और ये सबका अलग अलग होगा, किसी का किसी को मैच नहीं करता। हमसे कोई पूछता है दिनेश चौधरी आपका क्या क्यों था? हमारी पत्नी अच्छे परिवार से थी, अच्छा परिवार, पैसे वाला। जब हमारी शादी हुई उनके यहाँ फिएट कार हुआ करती थी, उस जमाने की फिएट जो आज की ऑडी होती है, मर्सिडीज के लेवल की। हमारे घर साइकिल नहीं थी। अब वो गलती पिताजी की थी, उन्होंने उस जगह रिश्ता कर दिया, बैलेंस भी नहीं किया। तो हम कृषि उपज मंडी में जॉब करते थे, तो जब हम दिन में आते थे तो कई बार उसकी आंखें नम मिलती थी और हमें लगता था इसको ये किराए का 6x10 का रूम, ऊपर टीन सेट अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये बंगलों से आई है। संस्कारों में थी तो ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन हमें लगता था। तो हमने आरसीएम अपने लिए नहीं किया। हमारा क्यों इसलिए मजबूत था कि ये जिस तरह के परिवार से आई है, आरसीएम को हम इसलिए करेंगे, वापस इसको उसी तरह का जीवन देंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वहां उसके पास एक बंगले में रहती थी। अभी आरसीएम में वो उदयपुर के अंदर 6ठा घर बना रही है। रहती एक में ही है। उसको रतलाम पसंद आया, ये वाला घर लेना है, हमने वो दिला दिया। फिर उसको पसंद आया, ये वाला लेना है, वो दिला दिया। फिर उसको रतलाम में पसंद आया, ये वाला बंगला लेना है, वो दिला दिया। फिर उदयपुर में पसंद आया, ये वाला बनाना है, वो दिला दिया। फिर उसको पसंद आया कि मैं गांव की रहने वाली हूं, तो मैं थोड़ा नेचुरल रहना चाहती हूँ। तो हमने उदयपुर से 12 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के अंदर 32,000 स्क्वायर फीट में घर बनाना शुरू किया। कितने में? 32,000 स्क्वायर। 32,500 स्क्वायर फीट। उसमें हमने लगभग 20 रूम बना दिए। सबके अलग अलग विला बनाए। कैसे बनाए? जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, जिनकी वजह से आज हम यहाँ हैं, तो वो आते हैं साल में एक बार, तो उनके लिए एक अलग विला बनाया। उनके साथ भारत सरकार के, एमपी सरकार के 4 पुलिस के जवान रहते हैं सिक्योरिटी में, उनके लिए अलग विला बनाया। उनके साथ ड्राइवर सेवादार रहते हैं, उनके लिए अलग विला बनाया। फिर इस समय लगा कि उसी समय मान लो कोठारी सर आ गए उदयपुर घूमने, तो उनके लिए अलग विला बनाया। उसी समय पता लगा परिहार सर भी आ गए, तो उनके लिए अलग विला बनाया। पता लगा उसी समय अमित जी भी इंदौर से आ गए, तो इनके लिए अलग विला बनाया। फिर मैंने कहा इतने आ गए तो इनको फिर काउंसलिंग की भी जगह चाहिए,
तो 150 लोगों का मीटिंग का हॉल बनाया। क्या बात। अभी सुनो आगे, बन गया, छत डल गई, फर्श लग गया, फर्नीचर बनने की तैयारी। गोगुंदा में एक पैंथर जंगल में से निकल आया, है वहां बहुत सारे जानवर है। तो उसने क्या करा, एक आदमी को खा लिया। 10 दिन बाद उसने एक 80 साल की महिला को खा लिया। तो प्रशासन थोड़ा अलर्ट हुआ, पिंजरा लगाया गया। तो पिंजरे में एक पैंथर आया, प्रशासन खुश हो गया, पकड़ा गया। लेकिन वो दूसरा पकड़ा गया, उसने फिर 8 दिन बाद एक आदमी खा लिया। अच्छा, जानवर को नहीं खा रहा, उसके मुंह खून लग गया इंसान का। तो उसने 1 महीने के अंदर 8 लोग खा लिए और हाथ नहीं आया। लोकेशन मिलती थी, आज 15 किलोमीटर इधर चला गया, 15 किलोमीटर इधर चला गया, पिंजरे में नहीं आता था। अच्छा, पिंजरे में वो बांधते थे जानवर को। अब मुंह लगा था आदमी का, अगर हाँ उस पिंजरे में कोई आदमी को बांधते तो वो आ सकता था। भाई 8 खा लिए, एक और होता, 9 पे तो कहानी खत्म होती। वो हाथ अभी भी नहीं आया। अब वो जब न्यूज चलने लगी तो महिला थोड़ी सी, तो हमारी मिसेज हमसे बोलती है, उस घर में अब हम नहीं रहेंगे। हमने कहा तुम पागल हो गए? 20 रूम बन गए, 2 स्विमिंग पूल बन गए, स्टाफ के अलग रूम बने हैं, गाय का अलग बना है, मंदिर अलग बना, करेंगे क्या? ऑर्गेनिक खेती के लिए अलग जगह फाइनल हुई। बोले देखो, जान से प्यारा कुछ नहीं है। अगर 8 ले लिए, 9वां पैंथर हमें ले गया, अब हम वहां नहीं जाएंगे। हमने कहा सिक्योरिटी टाइट कर देते। तो हमने क्या करा, बाउंड्री तो थी और ऊंची कराई, फिर उसके ऊपर तार फेंसिंग कराई। फिर भी, और महिला तो महिला होती है, बोले नहीं अभी भी नहीं जाएंगे। बन क्या, और क्या सिक्योरिटी चाहिए? तो फिर हमने एक कुत्ता मंगाया, जर्मन शेफर्ड। बोले इसको तो वो पैंथर 1 मिनट में खा जाएगा। तो फिर हमने पता लगाया कि शेर से लड़ने की ताकत कौन सा कुत्ता रखता है। तो पता लगा आउट ऑफ इंडिया पाया जाता है। तो वहां ऑर्डर किया गया। उस कुत्ते के आने में 1.5 लाख रुपए भारत तक लगे। 5.5 लाख का वो आया, 7 लाख में वो कुत्ता लाया गया। 4 आदमियों की बराबर खाना खाता है और रोटियां नहीं खाता, न्यूट्रिशन खाता है। भारत का नहीं है ना। उसके बाद भारत का नहीं है तो उसको गर्मी बहुत लगती है। अगर गर्मी में लाइट चले जाए, उसके लिए स्पेशल जनरेटर स्टार्ट किया जाता है। उसकी देखभाल के लिए वेस्ट बंगाल से कपल बुलाए गए, जिनकी सैलरी 25,000 है। केवल तुम्हें इस डॉगी को पालना है। क्यों पालना है? मिसेस को इस कैंपस में लाना है। सब होने के बाद भी आखिरी में उसने मना कर दिया, मेरे को नहीं रहना तो नहीं रहना। कुत्ता वही है, स्टाफ वही है। अभी हमने उस प्रोजेक्ट को रुकवा दिया। अब हमने कहा आप क्या चाहते हो? बोले उदयपुर के अंदर घर बनाओ, लेकिन फ्लैट नहीं चाहिए। फ्लैट तो हमारे पास 2 है वहां। बोले घर चाहिए। तो फिर टाइगर हिल, जो कुछ लोग उदयपुर गए होंगे, महाराणा प्रताप गौरव केंद्र है, उस टाइगर हिल में 5,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट लिया। 3 महीने पहले से अब वहां दूसरा घर बनना शुरू हुआ है। हमने इसलिए आरसीएम किया। यस यस, क्या बात। और 20 रूम का प्रोजेक्ट ऐसे ही पड़ा है, छोड़ दिया। तो अभी हमसे लोग पूछ रहे हैं क्या करोगे? मैंने कहा जो होगा होगा यार, अब छोड़ दो। पत्नी को नहीं रहना तो फिर जिसके लिए बनाया इधर बनाएंगे। और फिर हमने पूछ भी लिया, अभी और सोच लो, यही बनाना है। ये क्यों आपका होगा? ये हमारा अलग था। आपका क्या हो सकता है कि मेरे माता पिता बहुत गरीब थे, मेरे को पढ़ाने में उन्होंने बहुत मेहनत की। मेरे माता पिता इस पूरी दुनिया को भी घूमना चाहते हैं, और जब तक घूमना चाहते हैं मैं उनको घुमाऊंगा, मैं इसलिए आरसीएम करूंगा। ये आपका क्यों हो सकता है? यस। किसी का क्या हो सकता है? मैं तो नहीं पढ़ पाया, पर मेरे बच्चे भारत नहीं दुनिया में जहां पढ़ना चाहेंगे उनको मैं पढ़ाऊंगा। आपके लिए इसलिए आरसीएम हो सकता है। फिर जैसे आज हमारे बीच ममता जोशी मैम आए हैं, अभी हम वेलकम करेंगे उनका भी।
एक समाज सेवा, जैसे कई बार इच्छा होती है मैं लोगों के लिए कोई काम करूं और प्लेटफॉर्म नहीं मिला, तो आरसीएम से समाज सेवा का कोई बड़ा प्लेटफॉर्म आज की तारीख में भारत में नहीं है। ये आपका क्यों हो सकता है? यस कि मैं अपनी वजह से लाखों लोगों की जिंदगी यस अब प्रश्न आता है, क्या आरसीएम के अलावा बाकी चीजें खराब हैं? आदमी अपनी जीविका चलाने के लिए दो काम करता है, तीसरे की तो आज बात करेंगे। पहला करता है जॉब, दूसरा करता है व्यापार, तीसरा है आरसीएम, जिस अभियान की आज हम बात करने वाले हैं। ये काम बुरा नहीं दार वालों? नहीं। नहीं अच्छा है? उतना अच्छा नहीं। ये भी जवाब नहीं है। हाँ जॉब, हम अगर अपना अनुभव कहें, जॉब ना अच्छा है ना बुरा है। बुरा इसलिए नहीं है हमने इसको किया है, यस अच्छा इसलिए नहीं है अभी हमने इसको छोड़ दिया। जॉब रियल में अच्छी चीज नहीं है। ये केवल भारत के दिमाग में एक बहुत गलत ख्याल आ गया। क्यों आया इसको भी समझते हैं। ये जो इंसान है ना, 84 लाख योनियों के बाद नंबर आता है आपका। वापस बनना हो ना इंसान, वापस कितना चक्कर है? 84 लाख योनि। कुत्ता 15 साल जीता है, घोड़ा 45 साल जीता है, हाथी 70 साल जीता है, कछुआ एवरेज 150 साल जीता है। अभी तो ये 4 हुई है, केवल 4। घूमनी कितनी है? 84 लाख। 84 लाख। दोबारा नंबर आए ना आए ये भी गारंटी नहीं है, वो आपके कर्मों के आधार पर होती है। अब प्रश्न आता है, फिर उसने हमें क्यों भेजा इस दुनिया में? उसने दुनिया में भेजा है आपको मालिक बनाकर कि इस दुनिया पर राज करो। मैंने 84 लाख योनियां बनाई हैं और सबसे ज्यादा किसी को सब कुछ दिया है, दिमाग केवल इंसान को दिया है उसने। यस कि दुनिया पे राज करो और मालिक बनकर करो। ये तो नौकर बनना हमने पसंद किया है, ये कहीं संविधान में नहीं लिखा नौकरी अनिवार्य है। यस कहीं लिख। और ये पता है क्यों हो गया? हमारे भारत का व्यक्ति में भेड़ चाल ज्यादा चलती है। अब ये आप देख रहे हैं, किसान का बच्चा खेती कर रहा है और उसके पड़ोसी ने नौकरी चालू कर दी, तो ये पता है क्या बोलता अपने बच्चे? उसको देख, उसको देख, नौकर बन गया, तू मालिक बना बैठा है। मतलब ये उकसा रहा है उसको नौकर बनने के लिए। अच्छा शब्द है नौकर। ये तो केवल आपको नाम से पुकारा जाता है इसलिए अच्छा नहीं लगता। जैसे आपको कह दिया जाए, श्याम ये फाइल इधर लेकर आओ, श्याम पानी इधर लेकर आओ, और अगर डायरेक्ट कहा जाए नौकर पानी ला, नौकर ये फाइल उसको दे गया, अच्छा लगेगा? तो इनडायरेक्ट हो तो वही, खाली वो नाम नहीं ले रहा। यस क्या है ये जीवन? और प्रश्न ये नहीं है, चलो ठीक है, जब समस्याएं थी, आज नहीं है, फिर हम क्यों प्रमोट कर रहे हैं बच्चों को? आज देखो हर माता पिता का ये कहना, कुछ भी हो नौकर बन, बैंक से पैसे ले लूंगा उधार तेरे को बड़ा नौकर बनाने के लिए। छोटा भी नहीं, बड़ा। एक होता है चोर, एक होता है महाचोर। चोर जो घर से प्लास्टिक का कोई नली वली उठा के ले जाए, महाचोर एटीएम ले जाता है। तो ये उसको छोटा नहीं बनाना चाह रहा, पैसे भी खर्च करके कह रहा महा बनना है, महानौकर, नौकर भी टॉप बनना है। ये पता है क्या गड़बड़ हुई है? हमारे भारत की ये भेड़ चाल में गड़बड़ हुई है। भेड़ चाल समझते हैं? एक भेड़ आगे चलती है, बाकी की फॉलो करती है। जैसी पहली भेड़ कुएं में कूदी, बाकी की कहती है सही जगह कूदी है, कूदो 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 कूदो। ये हुआ है।
और आप देखो भारत के अलावा आप नौकरी की तरफ देखो, कौन से देश का ध्यान है? हमारे भारत से 1% से ज्यादा लोग नौकरी करते हैं भारत के बाहर, लगभग 1.5 करोड़। आप भारत के बाहर के लोग दिखाओ, भारत तो बहुत बड़ा देश है। भारत के बाहर के कितने लोग आपको भारत में नौकरी करते हुए मिलते हैं? धार में लाओ 10 लोग ढूंढ के, ये भारत के बाहर के और या नौकरी करते हैं। नहीं इंदौर से लाओ 25, भोपाल से लाओ 10, ढूंढने से नहीं मिलेंगे आपको। और करते भी है तो वो दिखते नहीं, बहुत स्पेशल जगह है, सिक्योरिटी में है भारत सरकार की। और हम यहां नौकरी नहीं मिली, चलो विदेश करेंगे, करनी बनना ही नौकर है अपने बताओ। पिता का प्रेशर है, टॉप नौकर बनो। अब आप कहोगे जब भारत में परंपरा ही है तो हम क्या करें? भारत में परंपरा नहीं है। भारत में एक राज्य ऐसा भी है जहां आज भी आदमी नौकरी पसंद नहीं करता। गुजरात में आपको कभी भी गुजरात का आदमी नौकरी करता हुआ नहीं मिलेगा। भारत में गुजरात है, वो कहता है मालिक बनने के लिए भेजा है उसने। आप देखना गुजरात में 70% लोग नौकरी बाहर के राज्यों की करते हैं। वहां का भले पान की दुकान खोलेगा, वो कहता है नौकरी नहीं करूंगा, तू नौकरी कर मेरे यहां, मैं नहीं करूंगा। चलो ठीक है, मजबूरी है, करनी पड़ती है, आगे स्कोप है। आज बहुत प्रैक्टिकल समझते हैं आप, आर्सिंग करना नहीं करना ये बहुत दूर की बात है। पहले ये समझे भविष्य क्या है, वर्तमान क्या है, भूतकाल क्या था। पहले ये बहुत ज्यादा थी, हम कम थे, हम 50 करोड़ थे, नौकरियां ज्यादा थी। आप अपने दादाजी से पूछना इतिहास, सरकार ढूंढती थी जॉब के लिए, पकड़ने आते थे। हाँ पकड़ने आती थी और हम छिप जाते थे। अभी हम ढूंढ रहे हैं, सरकार छिप रही है। अभी हम ढूंढ रहे हैं, तो सरकार छिप रही है। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। आप देखो हमारे भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ क्रॉस कर गई, नंबर 1 पे आ गए हम, अभी तक 2 पे थे। हाँ, चाइना को पीछे छोड़ दिया। पता है हम 1 पे क्यों आ गए? भारत के आदमी को ये कभी बर्दाश्त नहीं होता कोई उससे आगे निकल जाए, कभी बर्दाश्त। आप कभी देखना आपका दोस्त बाइक लेके आगे निकल जाए, आपका पिछला वाला जाए, क्या देख रहा है, खींच एक्सीलेटर। बहुत सोचने का विषय है। ये कम हो रही है और हम बढ़ रहे हैं, और ये कम कैसे हो रही है वो भी समझेंगे। देखो बहुत प्रैक्टिकल बात करना, प्रैक्टिकली करेंगे बिल्कुल रियलिटी के साथ। एक पेड़ 10 केले देता है, खाने वाले बच्चे भी 10 हैं, कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। अगले साल पेड़ ने केले 10 दिए, बच्चे 12 हो गए, समस्या बढ़ी। अगले साल केले पेड़ ने 10 दिए, बच्चे 15 हो गए, समस्या और बढ़ी। अगले साल पेड़ ने कहा मेरी क्षमता कम हो गई, केले आए 5, बच्चे हो गए 20। अब ये तो घमासान हो गया, और ये हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा। बस स्थिति वही आज देश की। आप आज तक का न्यूज उठाना 3 महीने पुराना, यूपी के अंदर 60,000 वैकेंसी पुलिस की निकली। कितनी? 60। केले कितने थे? 60,000। खाने वाले पहुंचे 52 लाख। उठाओ 3 महीने पहला न्यूज, आप आज तक पे सारा डाटा है। केले कितने? 60,000। खाने वाले 52 लाख। इनके आया होगा केला हाथ, आया होगा? केला छोड़ो, आदों के छिलका हाथ नहीं आया। और कुछ लोग तो जाते ये भी बोले भाई साहब केला दो या मत दो, पर ये तो दिखाओ एक बार केला होता कैसा है, ये तो दिखाओ एक बार। क्या स्थिति हो गई? और ये एक सेक्टर में नहीं है। अभी आपको ताजी खबर सुनाते हैं, जिन बच्चों को पढ़ा के आप जिन भी जॉब में भेजना चाह रहे हो, सरकार उधर से उन लोगों को आपके घर भेजने की तैयारी में, आप मिठाई लेकर तैयार रहो। टोल टैक्स पे करोड़ों लोग काम करते हैं भारत में। yes. अभी भारत सरकार ने सारी कंपनियों को, चाहे वो ट्रक की हो, कार की हो, बिल्कुल स्पष्ट आदेश कर दिया कि आप चिप लगाओ।
कोई टोल टैक्स नहीं रहेगा। जितने किलोमीटर रोड पे कार चलेगी, शायद अभी 80 पैसे डिसाइड नहीं हुआ, 80 पैसे किलोमीटर, आप 10 किलोमीटर चले 8 रुपए आपके अकाउंट से कट जाएंगे और लिखा हुआ आ जाएगा आज की 10 किलोमीटर की यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, 8 रुपए जा चुके हैं। अब ये नहीं है 20 किलोमीटर जाना 250 का टोल टैक्स, जितनी का गाड़ी रोड पे चलेगी सैटेलाइट से कनेक्ट रहेगी। तो ये जो आपके परिवार के रिश्तेदार के जो भी लोग टोल टैक्स पे काम कर रहे हैं, ये अभी घर आने की तैयारी में है। यस। और जो आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, इनको कहां भेजोगे? जो वहां है वो आ रहे हैं। अब प्रश्न आता है ऐसा क्यों हो रहा है? देश को अगर आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी पे आना ही पड़ेगा। अगर आज भी हम कहें कि यहां से रतलाम का रोड बनाओ और मजदूरों से बनवाओ, ये 2 साल में नहीं बना सकते, उन्हें मशीन लानी पड़ेगी जो 4 दिन में बनाएगी। यस। ये तो हम यहां बैठ के सोचते हैं सरकार क्या करेगी। हम किसी पार्टी के आदमी नहीं है, मानव अधिकार देखते हैं, लेकिन सरकार को करना ही पड़ता है और होना कुछ नहीं है। अभी बहुत सारे लोग कह रहे, अभी उदयपुर में धरना चल रहा है 4 दिन से, वो विद्युत विभाग को प्राइवेट में कन्वर्ट कर रही है गवर्नमेंट, करेगी। अभी हम परियार सर से रास्ते में बात कर रहे थे, रियल में भारत का आदमी कामचोर हो गया। 10% अगर 1 लाख सैलरी है, 10% लोग 1 लाख का काम करते हैं, 90% लोग 10,000 का भी नहीं करते। गवर्नमेंट की मजबूरी है। सही। अब वो प्राइवेट में कन्वर्ट कर रही है, ये धरने पे बैठे, कुछ नहीं हो धरने पे, गुजराती आदमी है मां जिनके बारे में कहा जाता है वो किसी की छोड़ो, वो अपनी खुद की भी नहीं सुनता। सही है। गलती नहीं है, देश को आगे बढ़ाना करना ही पड़ेगा। आप कितना भी कर, जीएसटी आया, क्या किया आपने? बहुत धरने हुए जीएसटी, अरे इतने सारे बिलों को एक जगह कर दिया, टेंशन खत्म हुई। पर जिसके नहीं समझ में आया उसने हंगामा किया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। नोटबंदी हुई, रात को वो एक ही बार 2-1 मिनट बात करते हैं। आए 8 बजे, भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 1,500 का नोट लीगल टेंडर नहीं रहेगा। बताओ, वो चले गए अपने ऑफिस। आप उठते रहो माता, जितना कूटना है। क्या हो कूटने से? क्या हुआ कुछ? देखो कितना हंगामे हुए भारत में, विपक्ष भी, और भाई साहब समझ नहीं रहे, और लाइनें लग गई एटीएम पे, लोग मर गए। जनसंख्या पहली काबू नहीं हो रही भाई। चलो यहां तक तो और भी ठीक है। और समझना चाहते हो? 1,500 का तो आपको और भी बता के बंद किया, 2,000 का उस आदमी ने बिना बताए बंद कर दिया। गायब, नोट ही गायब है किसी की जेब में भी 2,000 का? बैंक से पूछो 2,000 का, वो क्या गायब हो गया? बोले पता नहीं लगा, बोले हाँ बताया भी किसी ने नहीं। क्या हो रहा है? देश को आगे बढ़ना है, ये डिसीजन लेने पड़ेंगे। इसीलिए तो हमारा नारा है स्वावलंबन। अपने पैरों पे क्यों खड़े नहीं होते हम लोगों पर ही डिपेंड क्यों है? अगर हम अपने हिस्से का काम करें, अभी आएंगे इस टॉपिक पे, तो कहने का मतलब पता है क्या है? ये धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। और ये पता है कैसे लुप्त हो रहे हैं? एक लंबे प्रोसेसिंग में लुप्त हो रहे हैं, जिसका आपको पता भी नहीं लग रहा। ये ऐसे लुप्त हो रहे हैं जैसे आपकी पूंछ गायब हुई है। आपके वंशज की पूंछ हुआ करती थी, पता है आप लोगों को? यस। आपके पूर्वजों की पूंछ हुआ करती थी, अभी है नहीं, होगी ना एक लंबे टाइम में गायब। गायब। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाके कहते हो डॉक्टर साहब उम्र 30 साल है, शुगर हो गया, तो डॉक्टर पता क्या कहता है? आपके वंशज में किसी को होगा, तुम्हें याद नहीं है। तुम्हें याद नहीं है, तुम्हें याद नहीं है, वंशज में किसी को था इसलिए तुम्हें हो गया। तो पूंछ तो थी ना। अच्छा थी तो हो सकती थी, थोड़ा विजुलाइज तो कर ही सकते। हाँ हो सकती थी। अभी होती, आप लगते कैसे? सोचो कैसे लगते? उसके लिए अलग से कपड़ा सिलाना पड़ता। चलो
लगने में तो कोई बुराई नहीं, सबके होती तो सब एक जैसे लगते हैं। यस भाई आप सबका सिर यहाँ किसी का साइड में हो तो ही आदमी कहता नहीं यार वैसे भी इधर सिर तुम्हारा कैसे, सबका यहाँ सब अच्छे लगते हैं। प्रश्न वो नहीं है। अभी थोड़ा सा विजुलाइज करो, अभी इस कंडीशन में बैठते कैसे, जितने कंफर्टेबल अभी बैठे हो बैठ सकते थे। अच्छा अगर पूंछ होती थी तो हो भी सकती थी, होती तो अभी आपके बारे में लोग बातें कैसी करते, थोड़ा सा तो विजुलाइज करो, पता कैसी बातें करते। भाई साहब देख के बैठा करो यार, पूंछ पर ही बैठ गए। है ना, शायद होती हाँ तो ऐसी बात होती, और कैसी होती। भाई साहब यार बच्चे को समझाओ, बार बार पूंछ खींचकर भागता है आपके। अगर आज पूंछ होती तो शायद ऐसी बात होती, ये तो यहां होती, घर में कैसी बात होती। अगर घर में होती तो बेटा दिन भर मेरी पूंछ खींचता रहता है, कभी मम्मी की भी खींचा कर यार। थैंक्स गॉड गायब हो गई। आने वाले टाइम में ये होने वाला है। और नई सूचना सुनो, आपको क्या है यहां बैठ के पता नहीं लगता, पता आपको भी लगेगा। हम थोड़ा दिल्ली से कनेक्ट है, जो चीजें हमें आज पता है वो आपको 3-4 साल बाद पता आपको वही लगेगा जो हमें अभी पता है, बस फर्क इतना है, पता लगना ही है आपको भी। अभी सारी भारत की बैंकों ने भारत सरकार को कह दिया कि हम बैंकों को बहुत जल्दी डिजिटल कर रहे हैं, और भारत सरकार ने कह दिया कर दो कर दो, और 4 हो चुकी है। डिजिटल कार्ड समझते हो, डिजिटल होने पे भारत में बैंक गायब, बैंक गायब, एटीएम गायब, एक हेड ऑफिस रहेगा या तो दिल्ली या बॉम्बे। ये जो नोट है ना 500 का, ये अब आपके मोबाइल में जाएगा। 4 बैंकों ने भेज दिया, यस बैंक के किसी भी स्टाफ से मिल लो, आईसीआईसी से मिल लो, उनकी अभी सैलरी मोबाइल में आती है, वो ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं, नोट आता है, नोट। जैसे उसकी 20,000 सैलरी है तो 500 के 40 नोट उसके मोबाइल में दिखते हैं। अब उनको मान लो परिहार सर को 2,300 रुपए देने हैं, तो वो 500 के 4 नोट सेलेक्ट करेगा, 100 3 के करेगा, फिर परिहार सर का नंबर करेगा, और वो आपके यहां से 7 नोट निकल के परिहार सर के मोबाइल में चले जाएंगे। इनके बढ़ जाएंगे, आपके कम हो जाएंगे। और नोट ही है वो, नोट ही वो नोट ही है। तो जो लोग आपके बैंकों में काम कर रहे हैं, आप मिठाई लेके तैयार रहे, वो घर आने की तैयारी में है। बस सरकार ने एक चीज कही, सिक्योरिटी टाइट रखना, पेमेंट इधर उधर ना हो जाए, और वो इसीलिए 4 बैंकों पे ट्रायल है, सबसे एग्जैक्ट जाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा आज आपके बच्चों को ये कहो हमारे पूर्वजों के पूंछ हुआ करती थी, करेंगे बिलीव? नहीं, हंसेगा वो बच्चा, कहेगा आप हो गए पागल। पूंछ थी गई का, और थी तो एक फोटो दिखाओ जिसमें पूंछ थी। किसी के पास है वो फोटो? जब पूंछ थी मोबाइल नहीं था, कहां से लाओगे फोटो? आने वाली दूसरी पीढ़ी को जब आप कहोगे ना बेटा हम बैंक जाया करते थे, एक बैंक हुआ करती थी, उसमें आदमी नोट दिया करता था, कैसा कागज का, उससे हम सब्जी खरीदा करते थे, वो हंसेगी दूसरी पीढ़ी आप पे, बोले आप हो गए पागल, थे कहां गए? आप कहोगे देखो मोबाइल में घुस गए, वो फिर आपको एक कागज देगा, बोले इसको भी डालो मोबाइल में, ये मैं दे रहा हूं एक कागज इतना बड़ा, इसको भी डालो मोबाइल में। जब इतना बड़ा नोट आप कह रहे हो मोबाइल में डाल सकते हो? नहीं समझा सकते। ये कहानी लुप्त हो रही है। हम ये नहीं कह रहे आप बच्चों को मत पढ़ाओ, नॉलेज के लिए पढ़ाओ, जॉब के लिए पढ़ा रहे हो, आपकी गलतफहमी है। जॉब नहीं लगेगा, किसी की मत नहीं लगेगा। अब प्रश्न आता है तो फिर क्या करें?
आरसीएम को अपने लिए नहीं करना, बहुत ध्यान से सुनना, हम ओपन बोलते हैं पूरे भारत में। आरसीएम को अपने लिए नहीं करना, आपकी आधी जिंदगी निकल गई और निकल जाएगी। आरसीएम को उसी आने वाली पीढ़ी के लिए करना है जिसके लिए ये चीजें खत्म हो रही हैं। उन्हीं के लिए करना। जॉब का दूसरा मैटर पता है क्या? जॉब को पता है कौन कर सकता है? जॉब की 25-30 साल पहले सिचुएशन अलग थी, बहुत सॉफ्टनेस हुआ करते थे जॉब। जो जानते हैं, जो कर रहे हैं, परिवार से जब लगे होंगे तो उस समय यही स्थिति थी जो आज है। पता है पहले सरकारी नौकरी क्यों पसंद करता था भारत का आदमी? साइन करके खेत जोताता था। हाँ, खेत में भी काम और साइन भी। इसलिए पसंद करता था। आज जाए वो खेत जोतने, फिर परमानेंट खेत ही जोतना है। ये स्टिकता आ गई। जॉब के 2 नियम है, बड़े ध्यान से सुनना, जो करते हैं हमने तो किया है। जिसके अंदर सहनशीलता है वो जॉब कर सकता है, और जो अपना स्वाभिमान बेच सकता है वो जॉब कर सकता है। जो आदमी अपना स्वाभिमान नहीं बेच सकता वो कभी जॉब नहीं कर सकता। कर ही नहीं सकता। जब आपसे कोई गलती हो जाती है या कोई टारगेट पूरा नहीं होता तो आपका सीनियर थोड़ा प्रेम भरी कहानी सुनाता है कि नहीं आपको? हाँ, हम तो सुन के आए हैं इसलिए हमें पता है। वो इतनी प्रेम भरी कहानी होती है, आदमी किसी को भी नहीं सुनाता। यहां तक कि अपनी पत्नी को भी नहीं बताता उस कहानी को, क्योंकि पत्नी भी उस कहानी को अगर वो सुना दे ना, पत्नी एक ही जवाब देगी, इस तरह की बातें सुन के पैसा कमाते हो, तुम्हें डूब मरना चाहिए। वो ऐसी कहानियां होती हैं। आप में तो सहनशीलता कर ली, ये आने वाली पीढ़ी पिता की डांट सहन नहीं करती। वो अनजान व्यक्ति की बात सुन लेगी। अभी पिता डांट देता तो वो गुस्सा करता है, और वो एक अनजान आदमी जब उसको डांटेगा वो एक ही लाइन कहेगा, मैंने मेरे बाप की नहीं सुनी, ले पड़ी ये फाइल, नहीं करनी मेरे को नौकरी। और ये हो रहा है भारत में, हमारे पास आते हैं ऐसे मैटर। आज डेली 100 में से 10 यंग लड़के जॉब को रिजाइन करते हैं डेली। तो आरसीएम आपके लिए नहीं है, पहली चीज ध्यान रखना। आरसीएम उसी पीढ़ी के लिए है जो इस काम को नहीं कर पाएगी। अच्छा, एक दिन का हो सहनशीलता कर लो, एक दिन कहानी सुननी हो सुन लो। 60 साल का मामला है, 20 साल से स्टार्ट करो, 40 साल तक सुनो। अब दूसरा क्या आता है? बिजनेस, व्यापार कर लेंगे, है ना, दुकान खोलनी। यहां है कुछ दुकानदार? है। 40 साल पहले जो इस व्यापार में आनंद था भी है? नहीं है। पहले मार्जिन ज्यादा, कैपिटल कम लगता था। अभी कैपिटल ज्यादा, मार्जिन कम हो गई, क्योंकि कंपटीशन हो गया। कंपटीशन। पहले 20 गांवों के बीच में एक किराना की दुकान होती थी, और कंपटीशन बढ़ा, 4 गांवों के बीच में आ गई, और बड़ा हर गांव में आ गई, और बड़ा हर गली में आ गई। आज एक गली में 4 है, आने वाले टाइम में हर घर में दुकान होगी। अपना खरीदो, अपना खाओ। ये तो सामने दिख रहा है, आंकड़े तो सामने ही है ना, कोई छुपे हैं? फिर आखिरी हथियार क्या बचता है? खेती, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है, तो आखिरी हथियार है खेती। आज खेती को भी समझ लो, अगर गलत फहमियां हैं तो। पर दादाजी अकेले थे, 100 बीघे जमीन थी, दादाजी को कितनी मिली? 100। पिताजी को 100, वो भी अकेले। उनके हम 4 हो गए, 25। अगर उनको 100 बीघे में आनंद नहीं आया होगा तो हमें 25-25 में आया होगा। और अभी कहानियां खत्म नहीं हुई। हमारे तो एक ही लड़का है, हमारे बड़े भाई साहब के 3 है। अब लगभग 8 आ जाएगी। उनके बड़े लड़के के 3 है, 2 लगभग 2.5 पूरे 3। अब वो भी इस दुनिया में आया तो कुछ तो करेगा। आया कुछ तो करेगा कि नहीं? तो फिर ये धान और गेहूं किधर उगेंगे? किधर उगाओगे? छत पे? आप तो खेती कर रहे हो कमाने के लिए, ये तो खाने का नहीं बचा, वो तो घर बनाने की जगह बची। भविष्य अंधकार में है, आज भी समझ लो।
क्योंकि भारत के आदमी का एक ही माइनस पॉइंट है, इच्छा में काम नहीं करता, मजबूरी में काम करता है। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है भारत के आदमी का। करता जरूर है, इच्छा में नहीं। जब एक स्रोत बंद होता है तो फिर कहता अब समझाओ आर सिंह, अब क्या करेगा तू आर सिंह, अब समझने में 5 साल लगेंगे। अच्छा, ये कहानी भी एक दिन की नहीं, 60 साल की। ये कहानी है 5 साल की, ये 60 की नहीं है, ये 5 की है। और 5 भी स्मार्ट वर्क, ये दोनों हार्ड वर्क है। पैसा जरूर आ सकता है, लेकिन ये स्मार्ट वर्क नहीं है। आपने कभी किसी किसान को ऐसे देखा? कहे आज जरा हल वल चला कर आए हैं। नो। जानते हो आप कैसी हालत है, हमने तो की है खेती, आप करते होंगे कुछ लोग। दुकानदार को देखा किराना के ऐसे? नहीं। पता है कैसी हालत होती है? इधर तेल टपका हुआ, इधर घी टपका हुआ, यहाँ धनिया लगा, यहाँ हल्दी लगी। हल्दी तोलते तोलते गर्मी में पसीना आया, हाथ ही पहुंच लेता। तो फिर कोई रिश्तेदार आके कहता आज कोई शगुन था। हल्दी लगी हुई। हाँ, हल्दी लगी, इसे तो पता ही नहीं, चिपड़े बैठा मुंह पे। अनजान आदमी बोलता नहीं, गुस्सा नहीं कर जाए। क्या हालत है? अभी हमें एक वो कहते ना, अभी हमने जो शब्द कहा, क्यों अगर मजबूत हो आदमी 3 महीने में हर सिम में कमाल कर सकता है। अभी हम इलाहाबाद गए पिछले महीने के रविवार 3 नवंबर को। एक व्यक्ति आया जिनका भैंसों का व्यापार था, दूध का बड़ा काम था, महीने की 3 लाख की इनकम। तो आए, उनको हमने सेलिब्रेट किया, न्यू अचीवमेंट था, ग्रोथ के साथ था। और क्रीम कोट में तो हमने कहा क्या करते थे पहले? बोले जी दूध बेचता था, भैंसे पालता था। हमने कहा अभी? बोले अब नहीं करता। हमने कहा अचानक? बोले सर घटना ही ऐसी है, थोड़ा अच्छा नहीं लगा, बस एक शब्द ने मेरी जिंदगी बदल दी। हमने कहा हुआ क्या? बोले मेरे साथ दूध का काम करते करते मेरे अंदर से भी एक खुशबू आने लगी। कौन सी? दूध की, घी की। दूध की तो अच्छी है, हम भी पीते हैं, भैंसों की। दिन रात भैंसों में घूमता था, निकलते हुए इस भैंस ने पूंछ मार दी, किसी ने गोबर कर दिया वो आ गया, किसी ने टॉयलेट कर दिया वो चल के, अब उसमें भैंसों की खुशबू आने लगी। रुपए 3 लाख कमा रहा महीने के। तो मैंने कहा तब क्या बुराई थी? बोले बुराई कुछ नहीं थी, एक दिन पत्नी ने अचानक कहा आज के बाद घर नहीं आना, आप में से भैंसों की आती है। तो उसने कहा नहा के आ जाऊं? बोले नहा के नहीं, उधर ही रहो जिधर भैंसें रहती है, हम आपका टिफिन वहीं भिजवाएंगे, भैंसें अपनी साइड चरती रहेंगी, आप अपनी साइड चरते रहना। मतलब आप बिलीव करो, उसका दिल दुख गया। उसने कहा कि जिस पत्नी के साथ मैंने इतना जीवन निकाल दिया, अब ये कह रही है अच्छा मैंने ये भी पूछा कितने? बोले आना ही नहीं घर जब तक जिंदे रहो। क्या जिंदगी का फायदा है? उसने अगले दिन भैंसे बेच दी, अगले ही दिन। बोले अब नहीं, बोले छोटा काम कर लूंगा, दुकान कर लूंगा, अब भैंसे नहीं रखूंगा। 3 लाख की इनकम छोड़ दी। फिर उसको किसी ने इस अभियान की बात की, उसका क्यों मजबूत था, और 3 महीने में इस अभियान में उसने 0 से शुरू करके 5 लाख के टर्नओवर पे पहुंच गया 3 महीने के अंदर। क्या बात, बहुत शानदार। तो क्या करना चाहिए, 60 या 5? 5। बड़ा दुख होता है कई बार, ये सारे सीनियर बैठे हमारे गुप्ता जी हों, लीलाधर सर हों, या हमारे परिहार सर हों, ये सारे जानते हैं, और हमें भी कई बार होता है भारत के आदमी को इतना क्यों समझाना पड़ता है? जबकि देखना भारत में पशु पक्षी जल्दी समझते हैं, वो भी भारत के ही है। या किसान है कुछ? हाथ खड़ा करें एक बार। काफी। आप एक नए बैल को आज खरीदो कहीं से भी, उसको पहले दिन खेत से घर लाओ एक रास्ते से, दूसरे दिन भी उसी रास्ते से लाओ, और लगातार 9 दिन एक ही रास्ते से लाओ। आप 10वें दिन उसके रस्से खेत में ही छोड़ देना, आ जाएगा, खुद ही घर आ जाएगा। कहां? घर पक्का?
पक्का। क्यों आ गया वो घर? आपने उसको 9 दिन समझाया है, नहीं समझा। हम 23 साल से समझा रहे हैं, और बैल को नहीं, बैल को भी नहीं समझा रहे। ये देखो कितना मुश्किल का काम है, ये कोई काम इजी है? हॉल बुक कराओ, चेयर की व्यवस्था करो, माइक लाओ, ढोल लाओ, आसान काम है? ये फूल माला कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है। ये दूर दूर से आए हैं, कोई गाड़ियों का किराया लगा, 150 रुपए टिकट लगा, यहाँ की मैनेजमेंट व्यवस्था पूरी हो जाए, किसी की जेब से पैसा, कितना टेंशन का काम है। और चलो एक बार कर लिया, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले कोठारी साहब आए थे, हमारे इस अभियान के जो हमारे गुरु हैं। अच्छा, आगे अगर धार में मीटिंग हो, आप लोग आओगे? यस आओगे? यस। आज समझ में नहीं आई बात? नए लोग समझाए, नए लोगों को तो आज क्यों नहीं लाए? कोठारी साहब की मीटिंग तो पिछली बार सुन के गए थे ना। यस। तो यहां तो पैर रखने की जगह नहीं मिलनी चाहिए। हमें पता है आप ही आओगे अगली बार। अभी हम गुजरात थे 3 दिन पहले, एक व्यक्ति ने पहले दिन हमें महाराष्ट्र का बॉर्डर है गुजरात का, दुलिया, वहां सुना। अगले दिन उसने हमें नंदुरबार सुना, अगले दिन उसने वापी सुना। जब वो बाद में मिलने आया, बोले सर अभी 3 जगह आपकी मीटिंग सुनता है। अभी कहां है गुजरात में? हमने कहा एमपी चलो, हमारे साथ ही। मन क्या 3 दिन से समझ में नहीं आई, अब और पूछ रहा हूं कहां मीटिंग है। 3 दिन से लगातार सुन रहा, वो क्या गया ये? अरे बहुत सोच। भाई साहब माइक वालो, माइक वालो, ओ माइक वालो। अरे यार कितना बिजी आदमी है भैया यार। है किसका? आप कौन हो? अच्छा नहीं, यहाँ प्लीज आराम, बाहर बैठ जाओ, ये चलता रहेगा। भारत ये राम भरोसे ही चलता है, चलने दो आप इसको। नहीं प्लीज प्लीज। तो हम बात क्या कर रहे थे? अनपढ़ आदमी को बाहर जाके, अनपढ़ आदमी को सिर्फ ये पूछना तू किस साबुन से नहाता है, वो कह देगा लक्स से। और आप उसको कह देना तेरी 3 गली पीछे लक्स 25 पैसे सस्ता मिलता है, बस एक ही लाइन बोलना, बाकी कुछ मत बोलना। थोड़ी देर बाद आपको वो 3 गली पीछे उसी दुकान पे मिलेगा। यस। क्योंकि उसे पता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। 25 पैसे के लिए 3 गली चेंज कर ली। यस। अनपढ़ आदमी ने 23 साल से चिल्ला रहे हैं 45% मिलता है। 25 पैसे का मामला नहीं है, यहां तो 2500 करोड़ का मामला है। उसके लिए बार बार समझाना पड़ रहा है। क्या हो गया हमें? अभी परिवार सर कह रहे थे फिर सर से रिक्वेस्ट करेंगे 6 महीने बाद फिर आए। आपको तो ये कहना चाहिए आज के बाद आना भी मत। क्या है 5 या 60? 5 तो करें 5 की बात। यस। क्या करना है? सबसे पहले जो आज पहली बार आए हैं, सबसे पहले आप एंट्री लो यू। उसके बाद अपने आप से वादा करो, जो इस अभियान का पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। आपको पता है भारत अभी बीमारियों का हब बना हुआ है। आप जिस हॉस्पिटल में, अभी हम जाते हैं दिल्ली एम्स में 3 महीने बाद नंबर आता है, आज लगवाओ तो इतनी भीड़ है। नंबर कब? 3 महीने। अब ये घर वाले कह रहे हैं मरने की तैयारी है, बोले 3 महीने बाद आओ। क्या हो गया ये? हमारा स्वास्थ्य, हमारा ध्यान ही नहीं है स्वास्थ्य पे। हम तो पैसे के पीछे इतने पागल हो गए भारत के लोग। स्वास्थ्य का देखो, सबकी दिनचर्या बदली हुई। हमारे शास्त्रों में उल्लेख है इंसान को मोटा अनाज खाना चाहिए।
इस समय में ठंड में खाना चाहिए आपको बाजरा, बरसात में खानी चाहिए मक्की, गर्मी में खानी चाहिए ज्वार। ये है हमारे भोजन, हमारा अन्न। हम क्या खा रहे हैं? गेहूं। वो है पशुओं का अनाज। अब दोनों उल्टा चल रहा है। पशु खा रहा है आपका वाला, आप कह रहे हो पशु वाला। और इसलिए कई बार घर वाले आपके बोलते हैं तू भी जानवर का जानवर ही रहा। इसकी बुद्धि भी ऐसी हो गई। और आप देखो जानवर इतना हष्ट पुष्ट है, उसका एक अस्पताल में भीड़ नहीं मिलेगी आपको। क्यों? मक्की, ज्वार, बाजरी, आप गेहूं के पीछे। चेंज आरसीएम मत करो। आरसीएम का उद्देश्य है पूरे भारत को स्वस्थ करना। मत करो आरसीएम, अपना स्वास्थ्य तो अच्छा रखो, कम से कम अपना खान पीन तो चेंज करो। Yes. आरसीएम सुबह 5:30 से 6:30 योगा कराता, मत करो आरसीएम, योगा तो करो। पहले ये क्यों होते थे? घर में बाइयां नहीं होती थी, क्यों अपने काम का कहा जाता था अपना काम स्वयं करो, आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं। आज घर में बाई नहीं तो पत्नी कहती है देखो बाई लाओ। सब कुछ बदल दिया हमने, सब कुछ। हमें यही नहीं पता पानी कब पीना चाहिए। अभी देखो आदमी गट गट पानी पीता है भोजन के बाद। भोजन के 1 घंटे तक पानी पीना ही नहीं चाहिए आपको स्वस्थ रहने के लिए। खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। ज्यादातर लोग देखना खड़े खड़े पीते और ऊपर से पीते। ये गैस बनने की यही तो समस्या है। पानी मुंह से लगा के पीना चाहिए गिलास, ऐसे ऊपर से पी रहा है तो वो गैस भी तो जाएगी, होगी, बनेगी है। हर आदमी को गैस की बीमारी हो गई। आरसीएम का उद्देश्य केवल पैसा नहीं है। आरसीएम का एक ही उद्देश्य इस पूरे भारत को स्वस्थ करना है। यस यस। और केवल शरीर से नहीं, विचारों से भी, संस्कारों से भी। आपसे भी निवेदन है, ये हमने भारतीय संस्कृति को छोड़ के पश्चिम देशों की संस्कृति अपना ली। ये बहुत बड़ी गलती की है। ये तो गांवों में और भी बची हुई है, शहरों में तो इतनी स्थिति खराब है, मेट्रो सिटी में तो देख भी नहीं सकते आप। हमें कई ऑफर आते हैं विदेश के, हम नहीं जाते विदेश। कभी न्यूट्रिशन कहता है, कभी गांव। हमारे सारे कोऑर्डिनेटर विदेश घुमाए हमें छोड़ के। वहां संस्कृति, वहां की संस्कृति देखने जैसी नहीं है। हमारे यहाँ क्या संस्कृति थी? राम राम, जय श्री कृष्ण, जो भी हम बोलते हैं अपने अपने धर्म के अनुसार। ये किधर से लाए? ये आपके भारत की संस्कृति है, ये पश्चिम देशों की संस्कृति है। और ये कोरोना किस चीज से आया? हाँ, तो कोरोना ने भी कहा और कोरोना और करो। आंकड़े नहीं है आपके पास। ममता जोशी मैम तो और भी जानते होंगे, ये समाज सेवी हैं। मच्छरों की तरह लोग मरे भारत में इस कोरोना में, मच्छरों की तरह। जगह नहीं मिली शमशानों में। 30-30, 40-40 किलोमीटर। बच्चा हाथ लगाने को तैयार नहीं पिता के। अंतिम संस्कार में पत्नी जाने को उधर तैयार नहीं। और ये एक नहीं है, अभी डेंगू चल रहा है। अभी हमारे मिलने वाले उदयपुर में एक ही परिवार के 4 लोग मर गए डेंगू से। चिकनगुनिया बहुत खतरनाक चला है। ये ऐसे कई वायरल है प्राकृतिक में, और इसका एक ही कारण है, अगर आपकी प्रतिरोधक शक्ति मजबूत है, कोई वायरल आपको टच नहीं होगा। और आरसीएम के प्रोडक्ट में वो ताकत है कि आपको कोई भी वायरस टच नहीं कर सकता। इससे भी बचो। आज क्या है, किसी से हाथ नहीं मिलाओ, अच्छा नहीं लगता। अगर उसने हाथ किया, आप नहीं करो, तो उसको ऐसा लगता है यार हाथ नहीं मिलाया। इधर आओ वापस। जितने भी वायरल है ज्यादा हाथ मिलाने से होते हैं। अब मान लो वायरल एक कोई है, अब सर्दी है आपको, मान लो सर्दी, रुमाल है नहीं उस दिन जेब में, तो क्या करें? ये फिक्स रुमाल है हमारा। गांव में जब छोटे थे बच्चों को देख नहीं करते कुछ ऐसे भी करके, हाँ ये करो, कुछ भी करो, यही है। तो फिर दे दो। बस अकेले में करते हो इसलिए कोई देखता नहीं। अभी डायरेक्ट लाइव देख रहे हो, ये है चक्कर। अब इसने किसी से जाके हाथ मिलाया,
उसको भी दे दिया। दे दिया वायरल। यस। गारंटी है 4 दिन बाद उसको सर्दी होने से दुनिया नहीं रोक सकती, उसको होगी सर्दी और वो इस टेंशन में रहेगा, ना ठंडा खाया ना गर्म खाया, ये क्या हो गया, ये हो गया। थोड़ा चेंज करो। आरसीएम बहुत सारी चीजों को बदल रहा है, इस पर आओ वापस। अगर कोई हाथ मिलाने की भी कोशिश करे तो दूर से ही कहो आपकी बीमारी आपके ही पास रख के, मन मन में कहना, बोलना नहीं, बोले आपकी बीमारी आप ही रखो। ये कपड़ों की फैशन आज के 40 साल पहले इनसे पूछो, हमारे भारत में कपड़े वहां तक पहने जाते थे, ये पश्चिम को अपना अपना के 10 साल बाद कपड़े यहां आ गए, फिर 10 साल बाद यहां आ गए, फिर 10 साल बाद यहां आ गए। अभी मेट्रो सिटी में जाओ, यहां है कपड़े, और हम तो ये सोच रहे हैं कि जाएंगे कहां तक। इनका एंड भी होगा कि नहीं, 10 साल में छोटे हो रहे हैं। पश्चिम एक लाइन में समझना चाहते हो? अगर बहुत ज्यादा पश्चिम पश्चिम के चक्कर में पड़े ना, पश्चिम में जाके सूर्य भी डूब गया। पश्चिम इतनी खतरनाक जगह है, सूर्य नारायण देवता को डूबना पड़ा पश्चिम में जाके। यस। चेंज करो थोड़ा। आरसीएम उन सारी चीजों पर काम करता है। अभी बात चल रही थी ना, अपने हिस्से का तो हम करें। सांस लेते हो? ले रहे हो? बिल्कुल ले रहे। याद आती है तभी लेते हो या लेते ही रहते हो? लेते रहते हो? लेते। सोते हुए लेते हैं। लेते हो? बाकी काम बंद कर देते हो, सांस लेते हैं। थोड़ा आराम लेने दो नाक को भी, 2-4 घंटे इसको भी जरूरत है। आप गाड़ी चलाते चलाते बंद करते हो, नहीं गर्म हो जाती है। यस सर। ये जो ऑक्सीजन ले रहे हो ना बिना कीमत के, इसकी वैल्यू उस कोरोना के व्यक्ति से पूछो जो दिल्ली का अरबपति व्यक्ति, 22 साल के बच्चा, एक ही बच्चा था उस आदमी के, उसने हर जगह फोन करके कहा कि अगर 1 करोड़ का भी सिलेंडर हो ना ऑक्सीजन का, मैं देने को तैयार हूं। नहीं मिला और बच्चा इस दुनिया को छोड़ गया। उस पिता से पूछो इस ऑक्सीजन की कीमत क्या होती है, और इसको ले रहे हो, इसके बदले क्या ले रहे हो आप? इस प्राकृतिक को। ये वृक्ष देते हैं आपको ऑक्सीजन, आपने लगाया कभी वृक्ष? अरे लगाना छोड़ दो, आप पानी नहीं देते वृक्ष को। तो आज अगर इस अभियान में हो तो आज से एक प्रतिज्ञा करें, अपने जन्मदिन पर केक काटे ना काटे, पार्टी दे ना दे, लेकिन 2 वृक्ष लगाने हैं। यस। 2 वृक्ष लगाने। यस। ये हमारे सीनियर जानते हैं, जितने भी हमारे टेक्निकल और रॉयल्टी हैं। आरसीएम आप लगाओ इस कैंपस में, अगर आप 100 वृक्ष लगाने को तैयार हो, आरसीएम भिजवाएगा वृक्ष, केवल आप पालो। आरसीएम वो भी काम करता है। खाली बहुत लोग सोचते हैं आरसीएम पैसा, पैसा नहीं, ये सारी समाज सेवा ही करता है। आपके धार में बच्चे पढ़ना चाहते हैं, गरीब हैं और टीचर पढ़ाने वाला नहीं है, टीचर की सैलरी आरसीएम देता है, जिसका आरसीएम से कोई लेना देना नहीं। अभी भारत में 25,000 से ज्यादा गरीब बच्चों को आरसीएम पढ़ाता है, जिनका आरसीएम से कोई लेना देना नहीं है। यस। यस। 25,000 से ज्यादा बच्चे। आपको भारत में आपके रिश्तेदार को कहीं भी ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, आरसीएम पूरे परिवार में। अभी अमित सर ने तो बहुत बड़ा काम किया इसमें। यस। बहुत लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया पूरे भारत में, क्योंकि कुछ बीमारियों में ताजा ब्लड चाहिए। धार में नहीं, एमपी नहीं, पूरे भारत में। पूरे भारत में। क्योंकि आरसीएम ही एक ऐसी ताकत है भारत की कि जहां तक भारत का तिरंगा लहराता है वहां तक आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर है। यस। यस। बहुत सोचने का विषय है। हम बताएं गड़बड़ क्या होगी? हम हो गए स्वार्थी व्यक्ति। हर आदमी मांगने में लगा है। मांगने से कुछ नहीं मिलता, देने से मिलता है। यस। और मांगने से वो भी नाराज है। और आप ईमानदारी से बताओ, हर व्यक्ति मांग ही रहा है। आप जिस भी देवी देवता भगवान को मंदिर में जाते हो, यस, क्या क्या मांगते? एक आम आदमी को देखना क्या क्या मांगता है। सबसे पहले जाति कहता है घर बनवाओ, घर। वो भगवान कह रहा है मेरा तो इस कॉलोनी के लोगों ने मिलकर बनाया, मेरे से मेरा घर नहीं बनाया। किससे घर बनवा रहे? जिससे उसका खुद का नहीं बना।
एक आदमी फिर दूसरा जाता है हनुमान जी के मंदिर में, मेरी शादी करवा दो। और ये नहीं देख रहा उनकी खुद की नहीं हुई यार, इससे पूछने जा रहा है शादी करवा दो। और ये नहीं मांगता, फिर देखना क्या मांगता है, बच्चों की नौकरी लगवाओ, ठंड का मौसम है कार दिलवाओ, बाइक पे ठंड लग, कई चीजें मांगता है। देखना आप आम आदमी। सही अच्छा ठीक है, मांग ली कोई बात नहीं, उसके तुरंत बाहर निकलो, एक सीढ़ी पे फिर मांगने वाला मिलता है। क्या बोलते हो उसको आप लोग? भिखारी। भिखारी। वो क्या मांगता है निकलती? 1 पैसा। लाख रुपए दे दो। 1 रुपया 2 रुपये मांगते, कितने? 1-2 रुपये मांगते। 1-2 रुपए। और फिर ये भी बोलता है जितनी इच्छा हो। हाँ, उसने ये नहीं कही ये कार आपकी वाली मेरे को देके जाओ, या ये घर आपका मेरे नाम कराओ। उसने क्या मांगा? 1-2 रुपये। आपने क्या मांगा? अब अंदाज लगाओ इनमें बड़ा भिखारी कौन है? कौन है इनमें बड़ा भिखारी? उसी दिन लिस्ट में नाम काटता है वो आपका, उसी दिन। और बहुत लोगों को आप कहते हुए सुनना, चाहे वो कहीं इबादत के लिए जाते हो या मंदिर जाते हो, बहुत लोग कहते हैं 20 साल हो गए जाते हुए, अभी तक नहीं हुआ। मेरी सुनता ही नहीं। सुनना छोड़ो, आपकी तरफ वो देखता नहीं, क्योंकि वो कह रहा बहुत बड़ा भिखारी है। आरसीएम भी उन्हीं का तेज चलेगा जिनमें देने की भावना होगी। यस, यस, देने की भावना होगी यस। कि मेरे साथ जितने लोग इस अभियान में आए हैं उनको मैं ऊंचाइयों तक पहुंचाऊं, उनको अच्छी शिक्षा दूं, अच्छे संस्कार दूं, उनकी हेल्थ अच्छी करूं। तो सबसे पहला काम करना है आपको अपनी हेल्थ पे, जो इस अभियान का पहला हिस्सा है। यस। हम इसको भूल चुके हैं। एक दुनिया का कोटेशन है, सर्च करना। खरबपति आदमी मरते टाइम एक लाइन लिख कर गया, एक कोटेशन, आपकी बैंक में 100 रुपए जमा है। कितने? 100 रुपये। और आपका स्वास्थ्य बिल्कुल कंप्लीट है, तो उसने लिखा है आप इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो। भारत Yes. के नहीं, दुनिया के। रुपए कितने जमा है? 100। और अगली लाइन लिखी है उसने, आपकी बैंक में 100 करोड़ जमा है और आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप इस दुनिया के सबसे गरीब व्यक्ति हो। यस। हेल्थ चेक करो आप अपनी। अभी परियार सर, हम कल श्यामगढ़ थे, अभी फिर हमने आज कुछ नहीं खाया, अभी चाय पी, भूखे। एनर्जी लेवल आज भी एक 25 साल के लड़के से ज्यादा है। यस, आज भी। यस। ये इस प्रोडक्ट का कमाल है। अपने पिताजी से पूछना, पहले ये बाल 40 साल के बाद सफेद होना शुरू होते थे, आज 40 तक कंप्लीट घूमता है। कंप्लीट ही घूमता है। आज तो स्थिति ये हो गई, ऐसे भी चमत्कार है भारत में, ये पूरे बाल काले, दाढ़ी सफेद हो गई। कई लोग मिलते हैं एयरपोर्ट पे, चमत्कार। तो हमने कहा भाई इन पे कलर है, बोले जी नहीं, एक भी सफेद नहीं। मैंने कहा ये पूरी सफेद। ये सब खान पीन का नतीजा है। ये पहले आप इनसे पूछो, पहले दाढ़ी मूछ केवल पुरुष को आया करती थी। यस। हाँ, सही है, सही है। बस हम आगे नहीं कह रहे, बस हम आगे कहना भी नहीं चाहते, आप समझ लीजिए। और कहीं दिख जाए तो देख लीजिए, क्योंकि हमें एयरपोर्ट पे ऐसे कई नजारे दिखते हैं। क्या हो गया ये ओरिजिनल है, नेचुरल है। यस। और रनिंग एज है 57। ये इस प्रोडक्ट का कमाल है। यस। बस आपसे निवेदन है, ये प्रोडक्ट भारत के हर घर तक निस्वार्थ सेवा देना है, फिर देखना वो आपके साथ क्या चमत्कार करता है इस अभियान। यस, यस, यस। अच्छा लगता है लोगों को बताओ, इस तरह ये अभियान आगे काम करता है। अभी जैसे हमारी
सीनियर टेक्निकल बात कर रहे थे, जिन्होंने लीडरशिप, रॉयल्टी, टेक्निकल से मिलाया। कुछ अभी सीनियर हमारे बाकी हैं। फिर आज हम बहुत एक समाज सेवी ममता जोशी मैम आए हैं। फिर हम सारे सीनियर उनका आज वेलकम भी करेंगे। इन सीनियरों को बुलाने के आज वो हमारे इसके मुख्य अतिथि हैं। बहुत लोग होते हैं वो तभी आए हैं जब उनको भी अच्छा लगा कि मैं भी समाज सेवा करूं, क्योंकि इस पे बात करेंगे। महिला सशक्तिकरण बहुत बड़ी ताकत है देश की, और क्यों है अभी इस टॉपिक पे आने वाले हैं। तो 3 तरह से हमारा ये अभियान आपके लाभांश को पहुंचाता है। 10% तो मिलता है कंपनी के टर्नओवर से, जब आप 70,000 पीवी को क्रॉस कर जाते हो। उसके बाद 22% मिलता है परफॉर्मेंस बोनस के रूप में, 8% मिलता है रॉयल्टी बोनस के रूप में, और 5% मिलता है टेक्निकल बोनस के रूप में। जब आपकी शुरुआत होती है तो इस तरह चल रहा है काम। ये क्या कारण है? इसका कारण आप स्वयं हो, क्योंकि आप आरसीएम को वही समझ रहे हो जो 24 साल पहला था, और उसी टेक्निक से काम कर रहे हो। हमारे पास हर चीज का जवाब होना चाहिए, और सही जवाब होना चाहिए। आप ज्यादातर लोगों के पास लेके जाते हो इसको, हेल्थ कार्ड को। ये अमृत है हमारे आरसीएम में। सबसे पहला घर में जगह बनाने की प्रोडक्ट है ये। जैसे आप किसी के पास लेके गए तो वो पूछता है ये क्या है, तो आपका क्या जवाब है? ये खाने का एक अच्छा तेल है। फिर उसका अगला प्रश्न, कितने का है? तो आपका जवाब 1 लीटर 190। 190। उसका दूसरा सवाल, महंगा है। महंगा नहीं बोलता, बहुत महंगा। वो बहुत को भी बहुत लंबा खींचता है। ये भी नहीं बोलता बहुत महंगा, बहुत महंगा है। अब आपके पास इसका जवाब नहीं, क्योंकि आपको यही नहीं पता ये तेल नहीं, घी से भी महंगा है। अमृत है ये तो। आप देसी घी यूज मत करो, इसको डाल दो, पता ही नहीं लगता, और स्वास्थ्य एकदम कंप्लीट है। इसमें कितने ऑक्सीडेंट है, कितना ओरिजिनोल है। ये भारत के बाहर 900 रुपए लीटर बिकता है, लेकिन हमें ज्ञान ही नहीं। हम कह रहे हैं नहीं भाई साहब बहुत अच्छा। फिर वो कहता है ये इसलिए महंगा है, मार्केट में 1 लीटर इसी तरह का 140 का मिलता है। मार्केट में ऐसा ही 1 लीटर तेल 120 का मिलता है। अब जैसे उसने ये कहा, अब आपके पास जवाब नहीं। उसने कहा बहुत महंगा था। कहता है महंगा है, महंगा यार, हमने कर दिया महंगा। किसने कर दिया महंगा? क्या करें, महंगा कर दिया। अब उसने तो नहीं किया महंगा, बात उसकी भी सही है। वो कहता है ये करते जब मिले मिल लेना, पूछ लेना क्यों किया महंगा। अब आपको फिर पता है अगर ये वो ऑयल नहीं लेगा तो मेरा पीवी जनरेट नहीं होगा, भारत स्वस्थ नहीं होगा, मैं अचीवमेंट पे नहीं पहुंचूंगा। तो फिर आप एक दूसरा आंकड़ा लगाते हो। ज्ञान नहीं है, खाली जुगाड़ है। आप पता क्या कहते हो? भाई साहब आप समझ नहीं रहे, ये इसलिए महंगा है, ये असली है। ये इसलिए सस्ता है, ये नकली है। तो वो पूछता है इससे क्या होता है? बोले असली खाओगे ज्यादा जियोगे, नकली खाओगे जल्दी मर जाओगे। तो 1 मिनट बाद वो फिर बोलता है जब इतना महंगा जिंदगी भर खाऊंगा तो वैसे भी मर ही जाऊंगा। तो आपका अगला जवाब होता है फिर आप मर ही जाओ। खत्म का। ये दोनों उसी दिन रॉयल्टी हो गए, ये बताने वाला भी और सुनने वाला। बहुत ध्यान से सुनना, जितने यहाँ सीनियर बैठे हैं, जितने एसोसिएट बाहर हैं। जिंदगी में वही आदमी कामयाब होता है जो डेली अपने आप को अपडेट करता है। ये आरसीएम हर दिन अपडेट होता है। आप आओ ना गुरुकुल में। यस ये आते हैं हमारे अमित सर हो, परियार सर हो, लीलाधर सर हो, इनको पूछो, डेली अपडेट हो रहा है आरसीएम। यस और हम नहीं हुए तो रिजल्ट नहीं आएंगे, कितनी भी मेहनत। बहुत लोग यही तो बोलते हैं इतना टाइम हो गया आरसीएम में कुछ होता है। कहां से होगा? आप ही अपडेट नहीं हो। अपडेट नहीं होते तो रिजल्ट समझे कैसे आते हैं। यस एक 28 साल का लड़का समोसे की दुकान पर नौकरी करता था। 15 साल लगातार उसने नौकरी की,
बहुत मेहनती था, परिवार में अकेला था, उसी की वजह से परिवार चलता था। तो जैसे कोई ग्राहक आता था तो वो 2-3 लाइनें बोलता था। पहली, आप यहीं खाएंगे या घर ले जाकर खाएंगे? यही खाएंगे या घर ले जाकर आप यहीं खाएंगे या घर ले जाकर खाएंगे? एक और ले जाओ, पत्नी को भी खिलाना, दोनों साथ में खाओगे, अच्छा लगेगा। फिक्स था। मालिक कहीं और बैठता था, वो टोकन देता था, बस ये आके उसने टोकन दिया तो ये पूछता था, यहीं खाएंगे या घर ले जाकर खाएंगे? एक और ले जाओ, पत्नी को भी खिलाना, दोनों साथ में खाओगे, अच्छा लगेगा। सड़क चौड़ीकरण के लिए नपती हुई नगर निगम ने दुकान गिरा दी, लड़का बेरोजगार हो गया। अब वो घर चलाने वाला अकेला बड़ा परेशान रहने लगा। उसके दोस्त ने कहा, क्या हुआ? बोले, नौकरी चली गई। बोले, मैं ढूंढता हूं नौकरी। 4 दिन बाद उसका दोस्त का फोन आया, मैंने एक अच्छी नौकरी ढूंढ ली है, सैलरी भी ज्यादा है, कल से चले जाना। कहां जाना है? मेरे दोस्त का जूतों का एक शोरूम है, वहां चले जाओ। ये जूते के शोरूम पे चला गया। जैसे ग्राहक आया तो इसने पूछा, आप यहीं खाएंगे या घर ले जाकर खाएंगे? एक और ले जाओ, पत्नी को भी खिलाओ, दोनों साथ में खाओगे, बड़ा अच्छा मजा लगेगा। है। क्या लगता है इस बच्चे का भविष्य है? क्या लगता है? अंधकार में अगले दिन भगा देगा मालिक। जिनका आरसीएम नहीं चल रहा, एक ही कारण है, बहुत ध्यान से सुनना, बुरा लगे अच्छा लगे, एक ही कारण है, आप अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहे। आप अभी भी आरसीएम को वही समोसा समझ रहे हो। कहीं खाओगे जाकर खाओगे। कितना अपडेट हो गया। एक एक न्यूट्रिशन की जानकारी होनी चाहिए आपको, डेमो दिखाना आना चाहिए, कंपैरिजन किट होनी चाहिए। अरे आम आदमी कई सवाल पूछेगा, उसकी गलती नहीं है, वो पूछेगा, उसका अधिकार है। यस, उसका अधिकार है। और आपका बताना आपकी जिम्मेदारी, आपका फर्ज है। दूसरा आता है रॉयल्टी, जहां मिलाया, समय कम है, रॉयल्टी का ज्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे, लेकिन रॉयल्टी पे जाके इसका दूसरा स्लोगन कंप्लीट होता है, स्वावलंबन। यह व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और लगभग 20 से 25 हजार पर मंथ कमाने लग जाता है। और इस लेवल पर हर व्यक्ति जा सकता है, हर व्यक्ति जा सकता है। आएगी कैसे ये रॉयल्टी? इसी को पैसिव इनकम बोलते हैं, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अभी बता रहे थे ना कैसे आएगी, इसको समझे। पहला काम क्या करना है? जब भी कहीं मीटिंग में जाओ, अकेले नहीं जाना, उन नए 2 लोगों को साथ लेकर जाओ जो आपकी बात सुनना नहीं चाहते। यस, किसको लेके जाओ? जो बात सुनना नहीं चाहते, जो आपकी बात ही सुनना नहीं चाहते, उनको ही लाना है। ये गलती नहीं है, प्राकृतिक का नियम है, आदमी का नेचर है। अपने वाला ना तो अपने वाले की बात सुनता था, ना सुनता है, ना सुनेगा। और आप कोशिश यही करते हो, बस मैं समझा दूंगा, मैं समझा दूंगा। पहले जमाने में पूछना, यहां हमारे फादर के समय के लोग बैठे हैं, पहले जब आदमी, आज भी करते हैं, गांव में जब एक आदमी आता है ना खेत से, तो पड़ोसी बोलता है, मेरा बच्चा भी खेत से आएगा, उसको समझाना, वो आपका कहना मानता है। यस, बच्चा इसका है, कहना उसका मानता है, जिसका इसके बच्चे में कोई योगदान नहीं है। यह है सोचने का विषय क्या? नहीं। क्यों? अपने वाला अपने वाले की नहीं सुनता। अमित सर बहुत पढ़े लिखे, परियार सर बहुत पढ़े लिखे, और लीलाधर सर भी हमसे पढ़े लिखे होंगे, ये भी हमसे पढ़े लिखे, फिर हमें क्यों बुलाया गया? यही समझा देते, काम तो इतना ही था। ये भी जानते हैं यही वाला काम जो हम बता रहे हैं आपको, ये हमसे भी अच्छा जानते हैं, पर मामला यह है, ये आपके अपने वाले हैं, अपने वाले। तो क्या करना है आज के बाद? कम से कम कम से कम जब भी मीटिंग हो 2 को लाएं,
और हर मीटिंग में नए दो को लाए। नए दो बोला है। दूसरा, इस अभियान में जल्दी कामयाब होना है, फैमिली को इन्वॉल्व करें। ये इसका तीसरा जो उद्देश्य है, महिला सशक्तिकरण। महिला को अगर आप सशक्त नहीं करोगे, ये देश सशक्त नहीं हो सकता। हमारी सोच पता है, अभी भी पुराने विचारों में जी रहे, महिलाएं रोटियां बनाएंगी, पुरुष कमाएगा। वो समय जा चुका है। महिला जब तक कंधे से कंधा मिला के आपका साथ नहीं देगी ना, आप ऊंचाइयों तक जा ही नहीं सकते। यस। आपको पता है, ममता जोशी मैम तो जानते होंगे क्योंकि समाज सेवी हैं, पहले ये देश स्त्री प्रधान देश था। सही है। अभी पुरुष है नहीं, आपने कब्जा किया है। ये आज भी नहीं है। क्यों था और क्यों नहीं है और क्या होगा? प्राकृतिक से कोई भी चीज छीनो आप, एक लंबे अरसे के बाद प्राकृतिक वापस लौटा देती है। Yes. ये देश फिर वापस महिला सशक्तिकरण बनेगा और वापस स्त्री प्रधान। यस यस यस। इसके पीछे कारण है। बहुत लोग कहते हैं पत्नी क्या करेगी आरसी में? अरे पत्नी जो कर सकती है कोई नहीं कर सकता। देखो एक लाइन ध्यान से सुनना, दुनिया में सबको समझाना आसान है, दार वालों एक को छोड़कर। पता है क्यों? पुरुष कितना भी स्वामी विवेकानंद हो, घर के बाहर होता है। जब वो घर में आता है ना, तो विवेक उसका बाहर रह जाता है, अंदर खाली नंद नंद घुसता है उसका। देखना, हर भारतीय नारी का एक फिक्स डायलॉग है, कभी भी सुनना। देख आपको बैठाएगी, पता क्या कहेगी? आप बहुत सीधे हो, आप बहुत भोले हो, आप समझते ही नहीं, किसी की भी बात में आ जाते हो। पता वो इनडायरेक्ट आपको क्या कहना चाहती है? तेरे में अकल नहीं है। अमित सर क्या कहना चाह रही है इनडायरेक्ट? तेरे में अकल नहीं है। और बात सही है, विवेक बाहर रह गया, अकल कहां से रहती है? फिर बोलती तुमने मुझसे शादी की। बहुत सोचने का विषय है। और हम कह रहे हैं क्या करेंगे? देखो कारण पता है क्या है? अभी सरकार ताकत लगा रही है महिला सशक्तिकरण पे। Yes. और आरसीएम का भी नारा क्या है? महिला सशक्तिकरण। इसका कारण पता है क्या है? इसका कारण ये है, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। भगवान ने, इस दुनिया के मालिक ने जितनी ताकत महिला को दी है, पुरुष की उसकी 10% भी नहीं है। ये गॉड गिफ्टेड है। जैसा आप नहीं कहते घर में 4 बच्चे, एक कहते हो ये बहुत लाडका है मेरा। महिला भगवान की लाडकी होती है। सही बात। देखो डाउट है, आपको अच्छा वक्ता बनना है, माँ सरस्वती के पास जाओ। ये Yes. डिपार्टमेंट उसने इनको दे रखा है। आपको ताकत चाहिए, माँ दुर्गा के पास जाओ। हाँ, जिसके पीछे पागल होके घूम रहे हो, ये डिपार्टमेंट भी माँ लक्ष्मी का इनको दे रखा है। आपके पास क्या है? न्यूट्रल डिपार्टमेंट है। जैसे कई बार आदमी चुनाव लड़ता है, वो कहते हैं भाई साहब किससे लड़े? बोले किसी ने भी टिकट नहीं दिया, मैं निर्दलीय ही लड़ लिया। क्या आप निर्दलीय में हो? अच्छा, ये गड़बड़ नहीं है। देखो इनको दी है ताकत, ये विशेषता है। आप देखो कई व्रत है, जैसे यूपी में करवा चौथ का व्रत होता है, गुजरात में सावित्री का व्रत रखा जाता है। आपको इधर बनाते करवा चौथ का व्रत? बिहार में छठ है, इधर बनाते हैं। आपको पता है ये करवा चौथ का व्रत क्यों रखती है? पति की लंबी आयु के लिए। अगर ये गलती से तोड़ देना, आप उस सोफे पे नहीं, 10 दिन बाद फ्रेम में दीवार पे नजर आओगा, जहां ये आरसीएम का स्लोगन लगा इसके ऊपर। और फिर लोग पूछेंगे बहुत अच्छे व्यक्ति थे, कहां चले गए? बोले कुछ नहीं, हो गलती से पत्नी ने खाना खा लिया। ताकत तो देखो आप, मतलब ये व्रत तोड़ दे, आप निकल गए।
आप एक ऐसे व्रत का नाम बताओ, आप तोड़ दो और इनको सर्दी हो जाए। एक व्रत बताओ, आप भी गुस्से में कह दो मैं तोड़ रहा हूं व्रत, कुछ नहीं हो इनका, और ये तोड़ दे। प्रेम में हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, आप समझो, सावित्री ने सत्यवान को यमराज से बचा लिया, यस, जिससे कोई नहीं बचा सकता। वो आने के बाद वहां कोई एक्सक्यूज कुछ नहीं, आया ले गया। सावित्री अड़ गई, नहीं ले जा सकते। कितनी बड़ी बात है, मतलब यमराज से पत्नी ने बचा लिया पति को। यमराज छोड़ो, आपकी पत्नी को खाली शेर पकड़ लेना, शेर छुड़ा लोगे। मान लो कभी चिड़ियाघर देखने गए, गैप ज्यादा, खींच लिया उसने पत्नी को, क्या करोगे फिर आप? अच्छा जान दो। इनका टेक्निकल फाइनल है, क्या कह रहे, जान दो। अभी हम 2 महीने पहले पटना बिहार थे, तो हमने ऐसी पूछा मीटिंग में एक आदमी को, हमने कहा जी अगर आपकी पत्नी को शेर पकड़ ले आप क्या करोगे? बोला जी फिर जो करना शेर करेगा, मैं क्या करूंगा? फिर तो जो करेगा शेर ही करेगा। ताकत है ये, इन्होंने यमराज से छुड़ा लिया, आप शेर से नहीं छुड़ा। इनकी ताकत को हम सोचे, और हम इनकी वैल्यू भी नहीं करते। इनकी अभी बात करेंगे, जितनी वैल्यू इनकी है पुरुष की, उसका 1% नहीं है, खाली आपको ईगो है ये। हाँ। देखो प्राकृतिक ने सारी सब्जियों के नाम इनके नाम पे रखे हैं ज्यादातर, मूली, मिर्ची, लौकी, गिलकी, तुरई, भिंडी, आपके नाम पे कद्दू, आलू, हाँ जो भी बिना नाम के कद्दू, सब आपके नाम। कद्दू। हाँ ये अब हमने कोई रखे, प्राकृतिक है। पुरुष की वैल्यू कितनी है भले आप समझो या ना समझो, एक लाइन में समझ जाओगे। आज आपके घर में जब कन्या जन्म लेती है क्या बोलते हो आप? लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी आई है। जब आपका जन्म हुआ किसी ने कहा विष्णु आया है? आ रही है कि नहीं वैल्यू समझ में आपको अपनी? इनके आने पे क्या कहा गया? लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी आई है या देवी आई है? आपके आने पे एक ही लाइन कही गई, बदमाश दिखता है बदमाश। हर पड़ोसी ने कहा बाप पे गया होगा। इतनी वैल्यू है आपकी, समझ गए? तो आपसे निवेदन है इनकी इज्जत करो। हम ये नहीं कहते इनको दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता ले जाओ, लेकिन आसपास मीटिंग है, इनको लाओ जो ये कर सकती है। अभी 20 अक्टूबर को देखो, फैमिली इन्वॉल्व हम क्यों बोलते हैं बार बार? बहुत सारे लोग सोचते हैं यार ये दिनेश जी को क्या हो गया, ये एक ही बात बोलते हैं, परिवार को लाओ, परिवार को लाओ। अभी हम ताजा किस्सा बताते हैं। 20 अक्टूबर को करवा चौथ था और 20 अक्टूबर को संडे था। यस। और हमारे संडे 1.5 साल 2 साल पहले बुक हो जाते हैं। तो 1.5 साल पहले वो हमने गोंडा यूपी में संडे दे दिया। उस समय नया कैलेंडर नहीं आया, हमें भी नहीं पता करवा चौथ है, सब कुछ हो गया, हॉल बुक हो गया। 1 महीना पहले हमें किसी ने बताया सर मीटिंग दे दी आपने करवा चौथ के दिन। तो हमने कहा यार ये तो गड़बड़ तो होगी ना। तो हमने उनको कन्विंस किया। जैसे मान लो यही होता, लीलाधर सर मैनेजमेंट कर रहे, तो हमने वहां के जो लोकल होस्ट है मौर्या जी, उनको कहा मैंने यार मौर्या जी ध्यान नहीं करा, ना आपने किया ना हमने किया। हालांकि हम जब किसी को प्रोग्राम देते तो हम नीचे एक लाइन लिखते हैं त्योहार जरूर देखना, पर वो त्योहार ही 1.5 साल बाद था, उसको भी नहीं पता। तो हमने कहा यार मीटिंग चेंज कर ले। बोले नहीं सर जॉब वाले लोग ज्यादा है, सब टीचर हैं, संडे ही चाहिए। हमने कहा बाद का कर ले। बोले सर बाद का कब मिलेगा? मैंने कहा 2025 का। अरे बोले सर 25 का अभी इतनी तैयारी है। हमने कहा देखो महिलाएं आएंगी नहीं, हमारा अभियान तो महिला सशक्तिकरण पर काम कर रहा है।
इनको आगे बढ़ाने पे काम कर रहा है, इनको शिक्षा पे काम कर रहा है। बोले सर नहीं आएंगे, पुरुष तो आएंगे। हमने कहा देखो पुरुष भी नहीं आएंगे, क्योंकि करवा चौथ में महिला व्रत रखती है पूरे दिन, शाम को वो पहला चांद छन्नी में देखती है, दूसरा फिर वो अपना चांद देखती है, तब वो चांद उसको पानी पिलाता है, तब व्रत टूटता है। तो उसने कहा सर 11 बजे से मीटिंग है, लोग पहुंच जाएंगे घर, चांद तो रात में निकलता है। मैंने कहा लोग तो पहुंच जाएंगे, या तो सोचो हम कैसे पहुंचेंगे? गोंडा से कोई फ्लाइट नहीं है, हम कैसे पहुंचेंगे रात में? बोला अब वो भी ये भी सोच रहा है यार बात तो सही है। बोले सर एक बार मैडम से बात करो ना। तो मैंने कहा तुम अपनी से कर लो ना, कैंसिल कर दे, हमसे कह रहे हो आप अपनी से करो। 4 दिन पहले हमने थोड़ा माहौल बनाना शुरू किया। हमने कहा सरोज 20 अक्टूबर को गोंडा जाना है। हाँ तो क्या हुआ, जाना ही है, वो तो जाना ही है। हमने कहा थोड़ा ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? अच्छा खासे तो। फिर हमने कहा वो उस दिन क्या है, करवा चौथ है। किसने कहा था मीटिंग देने का आपको करवा चौथ? हमने कहा अब क्या करें, हॉल फाइनल है, लोग फाइनल है, टिकट एडवांस जा चुकी है। हमने कहा देखो तुम कहो तो हम जाएं, तुम कहो तो हम नहीं जाएं। बोले मतलब? हमने कहा देखो हम एक शर्त पे जाएं, तुम अगर व्रत ना तोड़ो, मान लो हम गए तुमने व्रत तोड़ दिया तो ये चांद तो गोंडा में डूब जाएगा। देखना फैमिली इन्वॉल्वमेंट की ताकत देखना। पता है सरोज का क्या जवाब था? आप टेंशन मत लो, मैं जानती हूँ जिस अभियान में आप काम कर रहे हो, यहाँ तो सिर्फ एक चांद का सवाल है, गोंडा जाने से भारत के लाखों चांद चमक सकते हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये इन्वॉल्वमेंट का मैटर होता है। तो आज हम सारे इन अचीवरों से भी बात करेंगे, फिर मीटिंग को। अच्छा कितने रुपए और बचे हैं? सर अभी तो बचे हुए हैं लगभग 100 रुपये बचे हैं अभी तो सर। 100 बचे हैं। हाँ अभी तक अपन ब्याज में चल रहे हैं। अब रुपए बचे हैं 10। तो 10 के पहले मैम बहुत टाइम से आए हुए हैं, तो एक बार फिर हम टेक्निकल से भी बात करेंगे। तो हमारे जितने भी यहाँ टेक्निकल अचीवर हैं, और एक बार वो बहुत बड़े समाज सेवी हैं, धार में बड़ा काम किया, धार के लोकल लोग जानते हैं, आप शायद नहीं जानते होंगे। तो आज हमारे इस अभियान के वो मुख्य अतिथि भी हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जब मैं काम करती हूँ तो मैं देश की महिलाओं के लिए और कुछ काम कर सकूं, क्योंकि आदमी के शब्द से ही लोग प्रभावित होते हैं। यस। तो एक बार आपको पता है आरसीएम की परंपरा कि हम एक अतिथि के लिए, जो हमारे चीफ गेस्ट होते हैं, मुख्य अतिथि होते हैं, क्या करते हैं।